क्रिकेट की हिस्ट्री की 4 ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टोरीज जो कि एक डार्क साइड जो होती है ना प्लेयर्स की, वो रिवील करके देंगी। बहुत बड़े नामों को हमें डिस्कस करना है, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक्स को भी डिस्कस करना है, चाहे वो युवराज सिंह और MS धोनी की बातें हो, चाहे वो मंकी गेट की बातें हो, कोहली गंभीर से ज़्यादा ट्रेंडिंग और क्या हो सकता है। तो बहुत पृथ्वी शॉ की हमें बातें करनी है। पृथ्वी शॉ की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये सारी स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम ट्राई करेंगे कि हर एक कंट्रोवर्सी को एक सेंसिटिव तरीके से सच क्या है वो निकालने का ट्राई करें, प्लस अपना भी ओपिनियन दे कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है उसके अंदर। तो ये पूरी स्टोरीज हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टोरीज बताएंगे और उस पर फिर डिबेट भी करेंगे। साथ ही साथ आई वुड हाईली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा इस पॉडकास्ट के बारे में। हमने ओरिजिनली प्लान कर रखा था कि हम लोग 10 स्टोरीज कवर करेंगे, बट जो इतना हमें कंटेंट मिला है 4 स्टोरीज से, आई थिंक इट विल लास्ट अ ह्यूज क्या अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। सो हमारा पार्ट 2 पार्ट 3 सब रेडी है। एंड अगर आप पसंद करेंगे इस पॉडकास्ट को, बताएंगे कि आपको और कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरीज ऐसी सुननी, ऐसी लड़ाइयों के बारे में जानना है, तो हम लोग ज़रूर वो पार्ट्स भी रिलीज़ करेंगे। अपना फीडबैक शेयर करिए एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेंबरशिप्स लॉन्च हो चुकी है, उनको चेकआउट करिए, पसंद है तो उनको परचेस करिएगा। और जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है हमारा, जो कि आपको पिन कमेंट में दिख जाएगा, उसको जाके ज्वाइन करिए, हमारे कम्युनिटी का पार्ट बनिए और लोगों से बातें करिए क्रिकेट के बारे में। आई थिंक सबसे जो पहली कंट्रोवर्सी है, दैट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट फेमस वंस, which is between विराट कोहली एंड गौतम गंभीर। नाउ ऑफ लेट आई थिंक जितने भी लोग क्रिकेट देखते हैं उन सबको इसके बारे में पता होगा कि इनकी कुछ तो हिस्ट्री रही है। जिनने अभी भी देखना स्टार्ट करा होगा उनने वो विराट कोहली और गौतम गंभीर का इंडियन क्रिकेट टीम के साथ जो अभी इंटरव्यू हुआ था वो देख लिया होगा। उसमें विराट कोहली ने कह दिया था कि वी हैव हैड आवर डिफरेंसेस ओवर द इयर्स। तो लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा, जिनने जो न्यू वॉचर्स होंगे उनको भी। बट इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक लड़ाई करियर के स्टार्टिंग से ही वैसी होती है तो प्रॉब्ली वो इतनी फायरी नहीं होती। क्योंकि आपको लगता है कि चलो इनकी स्टार्टिंग से लड़ाई है, स्टार्टिंग से नहीं बनती तो चलता है। कुछ लोगों का होता है ये, भाई नहीं बनती। हाँ, स्टार्टिंग से नहीं बनती। बट अगर लोग टीममेट्स हों, लोग सेम नेशनैलिटी के हों और लोग पहले बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा हो उनके बीच में, उसके बाद ये चीज खराब होना ओवर द इयर्स, वो देख के लगता है कि भाई बहुत अजीब चीज है। सेम नेशनैलिटी का, सेम शहर से हो भाई, दिल्ली सेम शहर से हो, राइट, जो कि अल्टीमेटली शायद थोड़ा उनके अगेंस्ट भी जाता है। बट स्टार्टिंग ऑफ में पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए कि इनकी इन द अर्ली ईयर्स ऑफ विराट कोहली, जब 2008 में उनका डेब्यू हुआ, अगले काफी साल उन्होंने गौतम गंभीर के साथ खेले। इन द सेंस कि चलो 2011 वर्ल्ड कप का विन हो, उन दोनों ने साथ में वर्ल्ड कप जीता। बट स्टार्टिंग से ही सिंस दे बोथ वर फ्रॉम दिल्ली, तो एक वो रेजोनेंस रहती है साथ में कि हाँ यार हम सेम शहर के हैं, दोनों एग्रेसिव नेचर के हैं बहुत ज़्यादा, दोनों में वो एटीट्यूड है, दोनों में वो ईगो है, आप कह सकते हो। तो मैं ये तो कहूँगा कि अगर ये चीज़ें सेम टीम के अंदर हों तो फिर ऑपोजिशन बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ जाता है, जैसे हम आजकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगा दूसरे। एक रील भी बड़ी फेमस हो रही है जिसमें विराट कोहली और गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे हैं साथ में, और इंग्लैंड ODI खेलने आई हुई थी एक इंडिया के अंदर। ये 2012 की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, उसमें आई थिंक एक उनका एक बॉलर था यार, लंबा सा, फिन करके नाम था उसका, आई थिंक लोग बता देंगे कमेंट्स में, और वो कुछ हरकत कर रहा था। फिन एलन था क्या? फिन एलन, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, मेरे को नाम याद नहीं एग्जैक्टली, आई एम श्योर लोगों को पता होगा। और उसमें जो है विराट कोहली और गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे थे, वो विराट कोहली के साथ कुछ कह रहा होता है, तो विराट कोहली तो जाएगा ही बात करने के लिए, नॉन सेकंड से गंभीर भी आगे लड़ने के लिए, भाई कि क्या बोल रहे हो आप, मुंह पे आगे बोलो। और उसके बाद थोड़ा वो होता है ना बॉर्डर लाइन फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन की, मतलब वो ऐसे बस छूने वाले हैं लेकिन बगल से चले गए, ऐसे करके बहुत हरकतें होती है। उसके बाद पिटाई भी करी दोनों ने। तो वो था भाई कि दोनों दिल्ली के लड़के हैं, अभी वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। अब पता है क्या होता है, जब आप एक किसी क्रिकेटिंग सर्कल में बड़े हो रहे होते हो ना, जैसे कि दिल्ली में विराट कोहली हुए होंगे, तो जब उसी सर्कल से निकल के कोई और क्रिकेटर इंडिया को खेल रहा होता है ना, तो उसकी कहानियां सुनाई जाती हैं। ये होता है विराट कोहली को इनिशियल ईयर्स में गौतम गंभीर की कहानियां सुनाई होंगी, डेफिनेटली सुनाई होंगी कि भाई ये सेम जगह से निकल के, सेम प्रोसेस के थ्रू निकल के इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओपनर है आज के टाइम पे, 2007 का T20 वर्ल्ड कप चैंपियन है, फाइनल में रन मारे। आई एम श्योर विराट कोहली की अपब्रिंगिंग में और व्हेन ही वाज राइजिंग अप द रैंक्स, उसमें गौतम गंभीर के भी काफी चर्चे हुए होंगे। ये एक जनरल होता है ना भाई, आप जिस भी फील्ड में होते हो उसमें आप जो टॉप पे होते हो उसके चर्चे तो सुनते ही हो। और स्पेशली जब आप आपके ही अपब्रिंगिंग सॉर्ट ऑफ से वो निकला है, आपके ही एरिया से निकले, तो आपको और ज्यादा चर्चे सुनने को मिलेंगे नेचुरली। हाँ, ऐसा होगा।
बट एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा इंसिडेंट था इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में, जो कि 2009 में होता है। 2009 में इंडिया एक ओडीआई खेली थी श्रीलंका के साथ, कोलकाता में था, ईडन गार्डन्स में। एंड वहाँ पे श्रीलंका ने 316 का टारगेट बनाया था। इंडिया वो चेस कर रही थी, और वो चेस करते हुए विराट कोहली अपनी मेडन ओडीआई सेंचुरी मारते हैं फॉर इंडिया। मुझे याद है, पता है पूरा, मैं देखा था वो लाइव। अच्छा, ओके। मुझे पूरा याद है जब विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी, आई थिंक गौतम गंभीर तो 140 कुछ 150 मार दी थी, 150 नॉट आउट था। राइट, हाँ, दोनों नॉट आउट आए थे। नहीं, विराट कोहली आउट हो गया था 107 में ना, या एंड गौतम गंभीर ने 150 मार दी थी, नॉट आउट रहा था। सो नेचुरली इसके बाद जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड था वो गंभीर को देना था। एंड जब गंभीर को दिया तो उसने वो अवार्ड जो है विराट कोहली को दे दिया, ये कहते हुए कि बहुत तारीफ कर दी पहली बात तो, और पहले ये कहा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्नॉलेज करो कि उसकी मेडन ओडीआई सेंचुरी आई है फॉर इंडिया। ये क्रिकेट के, इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी ट्रू, कंसिडरिंग कि विराट कोहली कितना बड़ा खिलाड़ी बन सकता है आगे जाके। एंड उन्होंने ये भी क्रेडिट दिया था कि मैंने 150 तो मारी है, बट साथ में जिस तरीके की बैटिंग विराट कोहली ने करी थी, उसने मेरे ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर हटा दिया बेसिकली। सो पूरा क्रेडिट दिया था वहाँ पे। एंड विराट कोहली का ये पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड था उनके करियर का, जो कि गौतम गंभीर की तरफ से मिला था। कितना पोएटिक है ये, कितना पोएटिक है। एंड यहीं से आपको लगता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है फिर इन दो खिलाड़ियों के बीच में इतनी ज़्यादा नोकझोंक हो गई, क्योंकि आप ये कहानी भी सुनते हो कि विराट कोहली के टाइम पे ड्रेसिंग रूम में सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में एक वो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट रही है हमेशा से। बेसिकली ये जो सौरव गांगुली की जो जनरेशन थी, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, इनकी रिस्पेक्ट जो है, जो नेक्स्ट जनरेशन थी, युवराज सिंह, सहवाग, जहीर खान, आशीष नेहरा, हरभजन सिंह, ये बहुत ज़्यादा करते थे। वो डेकोरम था परहैप्स, क्योंकि वो जो सीनियर जनरेशन थी वो ऑलरेडी इन द अर्ली 30s एक लेजेंडरी जनरेशन बन चुकी थी, लेजेंड स्टेटस अचीव कर चुकी थी। प्लस सौरव गांगुली जैसे इंसान का बहुत बड़ा हाथ था इन नए यंगस्टर्स को टीम में लाके उनको सिक्योरिटी देने का, कि आप टेंशन ना करो, परफॉर्म नहीं करोगे तो भी आपको खेलने को मिलेगा। और सचिन तेंदुलकर जैसे फिगर्स ने बहुत हेल्प करी उनकी डेफिनेटली। तो वो कल्चर जो है ना वहां से आ रहा था। फिर वो धोनी, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इन सब की रिस्पेक्ट फिर ये जो नेक्स्ट जनरेशन थी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग बहुत करते थे। इनफैक्ट रोहित शर्मा ने तो कितनी बार कहा कि जब मैं पहली बार टीम में आया था तो मैं युवराज सिंह को देख के स्पेल बाउंड हो गया था एकदम। ओके, तुम्हें पता नहीं है? नहीं। कहता है कि भाई मैं पहली बार जब आया था, टीम बस में बैठा हुआ था, मैं यंगस्टर था, तो मेरा भाई होता ना डर होता कि लेट ना हो जाओ, तो जल्दी बैठा हुआ था और चुपचाप जाके, मुझे पता नहीं था कहाँ बैठूं, तो सबसे पीछे बैठ गया जाके। तो वो कहता है युवराज सिंह वैसी स्वैग में एकदम चलते हुए आते, चश्मे पहन के च्युइंगम खाते खाते, और कहता है दिस इज माई सीट। तो वो मतलब वो रिस्पेक्ट और एक वो ऑ होता है ना कि ये लेजेंड्स हैं हमारे टीम के, उनका होता है वो। आई थिंक ये कल्चर थोड़ा हद तक चेंज हुआ है विद द न्यू जनरेशन। थोड़ा फ्रैंक हो गए हैं सब आपस में। जब हार्दिक पांड्या वगैरह की जनरेशन आई, केएल राहुल की जनरेशन आई, और अब विद द गिल एंड जायसवाल जनरेशन इट हैज बिकम इवन मोर ओपन। अब वो सही है गलत है वो अलग डिबेट है। आई थिंक वो वही है ना, जनरेशन जैसे आगे जा रही है थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, एंड परहैप्स वही है, सबके एटीट्यूड में थोड़े चेंजेस आए हैं। बट उस टाइम पे ये चीज थी कि एक वो थोड़ा डिस्टेंस होता है ना, एक सीनियर और जूनियर के बीच में रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्ट की वजह से और थोड़ा डिस्टेंस होता है। यू कांट बी फ्रैंक विद देम, या हर चीज में जोक में नहीं ले सकते। जैसे विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के पांव छू लिए थे स्टार्टिंग में आके, वो भी शायद ये युवराज सिंह और हरभजन सिंह नहीं कहा था छूने को, राइट, कि आप नहीं छूओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी बाद में। तो ये सब था, इसके चलते काफी रिस्पेक्ट थी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में, क्योंकि गंभीर थोड़े सीनियर प्लेयर थे। एंड देन कम्स द पोस्ट 2011 वर्ल्ड कप एरा, जहां पे हम देखते हैं कि सीनियर्स को धीरे धीरे पुश आउट करा जा रहा था, एंड यंगस्टर्स आते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, ऐसे टाइप के प्लेयर्स आना स्टार्ट होते हैं। एंड कई लोग ये भूल जाते हैं कि विराट कोहली और गौतम गंभीर बॉर्डर लाइन सेम रोल के लिए खेल रहे थे। लोग गौतम गंभीर को एज एन ओपनर एसोसिएट करते हैं, बट थ्रू आउट द वर्ल्ड कप वो नंबर 3 पे खेल रहे थे, सहवाग एंड सचिन ओपनिंग कर रहे थे। एंड वो जो टॉप ऑर्डर का जो एक वो होता है ना फिगर होता है, वहां पे सचिन तेंदुलकर तो चलो रहेंगे ही रहेंगे। अब सहवाग और गौतम गंभीर में से चल रहा था कि किसको हटा के फिर विराट कोहली को प्रमोट करा जाए। इवेंचुअली सचिन तेंदुलकर भी चले गए थे, विच मेड वे फॉर गाइज लाइक धवन एंड रोहित शर्मा। बट ये मतलब वो था कि दोनों की अपब्रिंगिंग ऐसे सेम तरीके से हुई है, सेम शहर से आ रहे हैं। पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड गौतम गंभीर ने विराट कोहली को दिया। इवेंचुअली फेट ऐसी थी, किस्मत ऐसी थी कि दोनों फिर सेम स्पॉट के लिए लड़ाई कर रहे थे। एंड जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो ओल्ड प्लेयर्स थे, ओल्ड या फिर कंसिडरेबली नॉट सो ओल्ड एज वेल, तब भी धोनी का डिसीजन था कि इन लोगों को अब धीरे धीरे हमें हटाना है। Correct. और नए जो खिलाड़ी हैं उनको लाना है। इस पे भी सबके अपने अपने डिफरेंसेस हैं। कुछ लोग काफ़ी गुस्सा हैं इससे आज तक लेके, जैसे गौतम गंभीर ने कहा था मेरे करियर का बिगेस्ट सिगरेट यही रहेगा कि मैं अपना वर्ल्ड कप डिफेंड नहीं कर पाया 2015 में। तो क्लियरली उस टाइम पे जो प्लेयर्स थे, एंड नेचुरली कोई भी प्लेयर होगा, खिलाड़ी होगा, उसको प्रॉब्लम होगी जब उसे टीम से हटाया जाएगा।
बट ये चीज़ हो रही थी एंड इसी के चलते अपना लास्ट T20 मैच गंभीर 2012 में खेलते हैं एंड अपना लास्ट ODI मैच 2013 में खेलते हैं. सो वाइड बॉल फॉर्मेट से गंभीर 2013 तक खत्म हो चुके थे, हटा दिया गया था उनको. और इससे पहले भी बीच में भी ही वॉज इन एंड आउट ऑफ द टीम, कभी कभी निकाल रहे थे, कभी कभी वापस ले आ रहे थे. सो नेचुरली जब आप लगातार एक वो ड्रेसिंग रूम में साथ टाइम नहीं गुजारते तो आपके डिस्टेंसेस थोड़े तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे. जब आपकी एकदम प्रॉपर फ्रेंडशिप ना हो, बहुत फ्रैंक नेचर में ना हो, तो आपके डिस्टेंसेस बढ़ना बहुत नॉर्मल चीज़ है ये. इसी के चलते आई थिंक सो, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, किसी ने बोला नहीं ऐसा, बट नेचुरली डिस्टेंस थोड़े ग्रो हुए होंगे. एंड देन कम्स द 2013 IPL, जहाँ पे हम पहली बार देखते हैं कि ये दोनों प्लेयर्स के बीच में नोकझोंक होती है. चिन्ना स्वामी में मैच था, मैच डे 12, KKR वर्सेस RCB. ये 12 में था 13 में था? 13 में था. 13 में था. हाँ. एंड उस टाइम पे ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरी की टीम्स के कैप्टन थे. एंड तब हम लोग देखते हैं कि KKR पहले बैटिंग करती है, 154 रन का टारगेट देती है. जब RCB बैटिंग कर रही होती है, विराट कोहली 35 रन पे खेल रहे होते हैं, बालाजी बॉल डालते हैं. भाई बालाजी ऐसी सिचुएशन में हमेशा क्यों प्रेजेंट होते हैं. एंड विराट कोहली छक्का मारने जाते हैं, बट वो गेंद फील्ड के बाहर नहीं, ओवेन मॉर्गन के हाथों में गिरती है. ओवेन मॉर्गन के हाथों में? हाँ, ओवेन मॉर्गन ने कैच पकड़ा था. ओवेन मॉर्गन उस टाइम पे था क्या? या मतलब यही है, ओवेन मॉर्गन ने कैच पकड़ा था, हो गई टीम के अंदर. मैं तो एकदम ही भूल चुका हूँ भाई उस टाइम का. उसके बाद विराट कोहली वॉक ऑफ कर रहे होते हैं. ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ अजीब सा रिएक्शन दिया, हेलमेट उतार दे और ग्लव्स उतार के जा रहे होते हैं, और तब सामने से गंभीर जाते हैं. एंड अपेरेंटली ऑब्वियसली किसी इन दोनों में खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा कि बोला नहीं दूसरे के अगेंस्ट, बट इट इज बिलीव्ड कि गौतम गंभीर ने कुछ उल्टी सीधी गाली दी थी उस टाइम पे. अब वो सेलिब्रेशन के टाइम पे गौतम गंभीर ने दी थी गाली? या और ये विराट कोहली के ऊपर थी या फिर इन जनरल जो वो? मैं वही कह रहा हूँ ना, दिस कैन बी अ मिस इंटरप्रिटेशन. हो सकता है उन्हें सेलिब्रेशन करते हुए गाली दी हो, बट विराट कोहली को लगा कि उनकी तरफ डायरेक्टेड है ये चीज. बाय द वे जब हम लोग पूरी जो ये स्टोरी कवर करेंगे ना, एक होता है कि मिस इंटरप्रिटेशन फैंस को होती है. मुझे लगता है इस केस में इन दोनों के बीच में भी काफी मिस इंटरप्रिटेशन है. जो इनका LSG वाला केस भी हुआ है ना, उसमें भी मैंने 2-3 अलग अलग एंगल से वीडियोस देखी है, तो उसमें मुझे कुछ चीजें निकल के आई थी, बताऊंगा अभी. सो इसके चलते हुए विराट कोहली थोड़ा गुस्सा होते हुए ऐसे घूरने लग जाते हैं देख के, थोड़े शॉक्ड लगते हैं उस टाइम पे. एंड आई थिंक परहैप्स उन्होंने ये चीज सोची नहीं होगी कि गौतम गंभीर जो कि उनके सीनियर हैं वो ऐसे रिएक्ट करेंगे उनके विकेट पे प्रॉब्ली. एंड एक वो होता है ना कि जब आप टीम में रहे होते हो तो प्रॉब्ली आप उस लेवल पे रिएक्ट नहीं करते हो आपके अगर दोस्त का विकेट गया होता है. जैसे अगर मतलब चांटा भी मार देते हैं भाई लोग, वो भी कवर करना है. हाँ, बट इन जनरल जैसे रोहित शर्मा आउट होगा तो यू वोंट सी विराट कोहली की नहीं पागल ही हो गया और गालियां दी. आई थिंक वो फेयर कंपैरिजन नहीं है, वो दोनों कंटेम्पररीज हैं. यहाँ पे एक सीनियर जूनियर की बात हो रही है. आई थिंक इस मोमेंट पे जो हुआ, एंड देन वी सी कि वो दोनों खिलाड़ी आपस में आते हैं एंड उनको सेपरेट करना पड़ता है. खूब चार्ज कर रहे होते हैं भाई, कैसे करता है भाई? चार्ज कर रहे होते हैं दूसरे की तरफ. लग रहा था कि प्रॉपर फाइट ही हो जाएगी. एंड उसके चलते फिर वो प्लेयर्स खिलाड़ी एक दूसरे को दूर करते हैं. विराट कोहली जाते हैं थोड़ा गुस्से में, गौतम गंभीर भी उस टाइम पे शांत होते हैं, गेम पे ध्यान देते हैं. बट इस पूरे इंसिडेंट को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था फ्रॉम एक्स क्रिकेटर्स एज वेल. एक्स क्रिकेटर्स, एक्सपर्ट्स जितने भी हैं, क्योंकि सबने यही कहा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, और स्पेसिफिकली बिकॉज आप टीममेट्स रहे हो, सेम नेशनैलिटी के हो, इंडिया में ही खेल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फील्ड पे वो गुस्सा दिखाओ एक दूसरे की तरफ. विच ऑल्सो हैपेंड इन 2023 जब उनके LSG और उनके RCB के बीच में जो कॉन्फ्रंटेशन हुआ, तब भी ये सेम चीज बोली. फाइन भी लगा था. रवि शास्त्री वगैरह ने कमेंट्री में भी कहा था, रवि शास्त्री, हरभजन सिंह, इन सबने ये चीज कही थी कि आपको ओपनली ऐसा नहीं दिखाना चाहिए. हरभजन सिंह कोई भी अगर कोई डिफरेंसेस हो तो आप जाके ड्रेसिंग रूम में या फिर बाहर जाके सॉर्ट करिए इस चीज को. एंड इसलिए ही जब ये लड़ाई हुई थी, एज आई सेड, कि काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है एक दूसरे को, बट उसके बाद ये थी शांत हो जाती है. 1-2 साल तक हमें कुछ देखने को नहीं मिलता इसके चलते हुए. एंड बाय द वे इस पूरे थ्रू आउट दिस टाइम गौतम गंभीर ने हमेशा ये चीज मेंटेन करी थी कि जो भी फील्ड पे होता है वो फील्ड पे होता है, उसके बाहर जो है वो अलग ही एकदम चीज है. एंड मैं इस चीज से फुली रेजोनेट करता हूँ. ये स्पोर्ट ने मुझे भी एक चीज सिखाई है कि जब आप फील्ड में घुस गए हो तो इट इज वॉर. उस टाइम पे फिर ये नहीं है तुम्हारा दोस्त है या तुम्हारा ये है वो है रिश्तेदार है कोई. अगर ऑपोजिशन टीम का है तो तुम्हें जीतने के लिए खेलना है. वो और एक वो किलर इंस्टिंक्ट होता है भाई स्पोर्ट्समैन में, स्पेशली जो दिल्ली एरिया के आसपास के होते हैं ना, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है. तो तुम हमेशा हाइपर मोड में ही होते हो कि कुछ भी करके जीतना ही जीतना है. एंड एज आई थिंक ये डिट्टो सेम चीज़ ही गंभीर ने भी बोली है कि जब मैं अपनी टीम के लिए लड़ रहा हूँ तो ऑपोजिशन में चाहे कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो मेरी नेशनैलिटी का हो, किसी और नेशनैलिटी का हो, वो एनिमी है इस टाइम पे, राइवल है इस टाइम पे, तो मैं उसके सामने ऐसे गिवन नहीं कर सकता. मेरे को अपना स्टैंड लेना पड़ेगा वहाँ पे, विच इज फेयर, आई थिंक सो. बट वही है ना, IPL को प्रॉब्ली लोग उस नजरिए से देखते नहीं है. एवरीबडी थिंक्स कि यार ये इंडियन क्रिकेट को ही सर्व करने वाली है पूरी चीज,
हाउएवर ओवर द टाइम ये चीज़ चेंज हुई है, थोड़ी बहुत लोग आईपीएल को इंडियन क्रिकेट से ज़्यादा महत्व देने लग गए हैं, बट इंडियन क्रिकेट आईपीएल को सर्व कर रहा है। हाँ, बट पहले ये चीज़ नहीं थी उतनी ज़्यादा, एंड इसी के चलते मैं थोड़ा बहुत इससे डिसएग्री करता हूँ, बट आई अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। डिसएग्री कैसे, मतलब किस बेसिस पे? यार आई थिंक पहली बात, आप सीनियर हो, आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। सेकेंडली, अगर थोड़ी मिस इंटरप्रिटेशन हो भी गया था तो आई थिंक गांगुली कह रहा हूँ, गौतम गंभीर और विराट कोहली दोनों जिस तरीके से एक दूसरे पे चार्ज कर रहे थे वो नहीं होना चाहिए था, और अगर हुआ भी था इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर। नहीं, तो जो मैं कह रहा हूँ वो है कि ये जो फिलॉसफी है मैं उससे फुल्ली एग्री करता हूँ, रेजोनेट करता हूँ यार। जो वहां पे हुआ उससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। अगर रोहित शर्मा आउट होता है एंड विराट कोहली ओवर द टॉप सेलिब्रेशन करता है, गालियां देता है, भाई ओवर द टॉप सेलिब्रेशन तो आदमी को वैसे भी परहैप्स नहीं करना चाहिए इतना ज्यादा, which is against वो तो लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है ना भगवत गीता में भाई, कि ज्यादा ना सेलिब्रेट करो, ज्यादा वो स्पिरिट वाली चीज पा जाएगा यहाँ पे। बट आई थिंक स्पेसिफिकली अगर आपका टीममेट हो तो आपको वो चीज नहीं करनी चाहिए। हाँ, It does not look good. डेफिनेटली। और गौतम गंभीर की टेंडेंसी रही है, लोग विराट कोहली के अग्रेशन की बातें करते हैं, आपने एक्चुअली में गौतम गंभीर की फाइट्स देखी नहीं होंगी। कि पता, तुम किसी भी फाइट में जाओ ना, जब वो लड़ने की बात होती है ना, गौतम गंभीर लिटरली भागता हुआ जाता है। हाँ, लगता है मतलब मार ही देगा। चाहे तुम कमरान अकमल वाली देख लो, शायद अफरीदी वाली देख लो, कितनी भी देख लो, विराट कोहली क्या है कि वो धीरे धीरे आएगा और फिर कुछ बोलेगा, बड़बड़ बड़बड़ करेगा और फिर अपने आप में गुस्सा दिखाएगा वो, कि शॉट मार के फिर कम ऑन ये सब कर रहा है। गौतम गंभीर का होता है भाई, जहां वो फ्यूज उतरा, वो फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन के लिए चलता हुआ भी नहीं, वो थोड़ा बॉर्डर लाइन दौड़ता हुआ जाता है प्लेयर के पास सीधा। तो ये तो डेफिनेटली था, वो भी सही पॉइंट है कि गौतम गंभीर बीइंग द सीनियर, अगर कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो उसको क्लैरिफाई करना चाहिए था कि भाई मैं तेरे को नहीं बोल रहा हूँ। वहां पे उस टाइम पे वो हीट ऑफ द मोमेंट में बंदे ने अपनी ईगो पे ले लिया एंड दोनों लड़ने चले गए। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज नहीं करने वाला हूँ, जब 2023 आईपीएल की बात करेंगे तो मैं सेम चीज के लिए विराट कोहली को क्रिटिसाइज करूंगा। आई थिंक विराट कोहली की भी गलती थी उस टाइम पे भी, पहले भी। यार क्यों गलती थी? क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर उसको बोल रहा है तो आपका पहला रिस्पॉन्स ये नहीं होना चाहिए कि अब मैं जाके लड़ूंगा। यू शुड कंफर्म इट फर्स्ट, किसको बोल रहा है, कैसे करे कंफर्म? भाई वो पलट के देखे, किसी प्लेयर से वो पूछे या फिर उससे पूछे भाई किसको क्या। तो जब वो खड़ा था वहां पे तो उसने ऐसे करके घूरा ही तो था गौतम गंभीर को, फिर वो चार्ज क्यों करने लगी दूसरे की तरफ? तो वही ना, उसको चार्ज दोनों ने किया ना, सिर्फ उसने थोड़ी। बट जब आए आपस में तो गौतम गंभीर, यू जस्ट लुक एट द बॉडी लैंग्वेज। गौतम गंभीर जिस तरीके से चार्ज करते, विराट कोहली, मैं वही कह रहा था, मैंने बहुत कॉन्शियसली वर्ड चूज करा कि विराट कोहली शॉक्ड लग रहे थे, थोड़ा ऐसे घूर के देख रहे थे कि भाई क्या हो गया, क्योंकि ही डिड नॉट प्रॉब्ली एक्सपेक्ट। फिर वो पलट के गाली देगा इस बात के लिए? कौन? विराट कोहली। हम नहीं पता ना दिया नहीं दी, तो हमें तो ये भी नहीं पता कि गौतम गंभीर ने गाली दी है। बट द नोशन दैट इज बिलीव्ड, विराट कोहली का तो पार्ट है ही नहीं कहीं कि उन्होंने गाली दी। आई डोंट थिंक सो कि जाके गाली दे दी होगी गौतम गंभीर को, क्योंकि वो सीनियर थे। बट आई थिंक जिस तरीके से गौतम गंभीर ने यहाँ पे रिएक्ट करा, आई थिंक इट वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर। आई थिंक हाँ, गौतम गंभीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा डेफिनेटली थी। विराट कोहली उस टाइम पे आई थिंक कितने साल के ही होंगे, 24-25 साल के होंगे। 8 में तो डेब्यू हुआ, अभी क्या 5 ही साल तो हुए खेलते हुए। तो मतलब ऑल्दो ही वाज अ बिग थिंग बाय देन, बट डेफिनेटली तो गौतम गंभीर को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा तो लेनी चाहिए थी। एंड ओवर टाइम ये जो राइवलरी थी इनकी, एज यू सेड कि गौतम गंभीर ने क्लैरिफाई करा था, विराट कोहली की तरफ से कभी क्लैरिफिकेशन नहीं आया, उन्होंने बिल्कुल कमेंट नहीं करा इस चीज पे। ऑल्दो मुझे उस वक्त ये भी याद है कि उसी सीजन में एंड आते आते आरसीबी के सेमीफाइनल्स में पहुंचने के लिए, प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए केकेआर को अपना लास्ट मैच जीतना बहुत जरूरी था। और विराट कोहली से पूछा गया था पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि आपके दोस्त हैं दिल्ली से जिनसे आपकी थोड़ी कुछ बातें हुई थी, तो विराट कोहली भी हंसता हुआ कहता है कि मतलब वो तो सब जो था वो था, आई विल प्रोबब्ली गिव हिम अ कॉल एंड आस्क हिम कि भाई केकेआर जीत जाए, ऐसे करके वो भी मस्ती में कर रहा था। तो आई थिंक मीडिया ने बहुत दे ब्लू इट आउट ऑफ प्रोपोर्शंस। डेफिनेटली उन दोनों के बीच में वो फील्ड पर ही था जो था, मुझे तो नहीं लगता कि इतना ज़्यादा एनिमोसिटी थी ऑफ फील्ड। आई थिंक या फील्ड पे था। आई डू थिंक कि जो चीज़ फील्ड पे होती है, प्रॉब्ली आप इतना कोई भी परफेक्ट आदमी नहीं होता कि वो फील्ड पे ही रहे और फिर एकदम ही आउट ऑफ द लाइफ चली जाए वो बात, थोड़ी बहुत वो दिल में बात रहती है। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक ओवर द टाइम हम लोग देखते हैं 2016 आईपीएल में भी ऐसी कुछ कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ इनके बीच में, बट आरसीबी और केकेआर के बीच में जब मैच हुआ था तो इन दोनों ने एक दूसरे का विकेट काफी ज्यादा एनिमेशन के साथ सेलिब्रेट करा था। तो वहां पे भी थोड़ा बहुत मीडिया ने उस चीज को चार्ज अप करने की कोशिश करी थी, बट नेचुरली कुछ कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ इन दोनों प्लेयर्स के बीच में। एंड देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बिफोर आई गो टू द 2023 आईपीएल कि ओवर टाइम कैसे इस पीरियड के बीच में थोड़े कॉन्ट्रास्टिंग इंटरव्यूज रहे हैं गौतम गंभीर की तरफ से। अच्छा। क्योंकि 16 में आई थिंक ना, ये जो 16 वाला जो मैंने इंसिडेंट बताया कि इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा तगड़ी तरीके से सेलिब्रेट करा, ये प्रॉब्ली ज़्यादा सरप्राइजिंग इसलिए भी है क्योंकि 2016 में ही
गौतम गंभीर का लास्ट टेस्ट मैच था अपने करियर का, इंटरनेशनल मैच खेला था अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड दैट वाज अंडर विराट कोहलीज कैप्टेंसी। उसके बाद आईपीएल में चीज हुई थी, ठीक है, तो विच मेक थिंग्स इवन मोर इंटरेस्टिंग या फायरी आप कह सकते हो कि उसके बाद ही वापस चीज हुई। 2017 में गौतम गंभीर खुले में आके इंटरव्यू देते हैं जहां पे वो क्रिटिसाइज करते हैं कि कैसे अनिल कुंबले को ट्रीट करा गया, एंड उसमें वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि अगर अनिल कुंबले की लड़ाई होती है अगर पूरी टीम से हो तो ऑब्वियसली उन्हें हटा देना चाहिए, बट अगर सिर्फ एक खिलाड़ी से है और खिलाड़ी ऑब्वियसली दैट वाज विराट कोहली, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व करनी चाहिए थी बात, रादर देन कि आप अनिल कुंबले को सैक कर दो, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर की भी गलती हो सकती है। तो अगेन ये बहुत ही एक्चुअली में आप देखो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से तो बहुत सही स्टेटमेंट है ये, आई एग्री विद इट, ये हमने कर रखा है, आई आल्सो एग्री विद इट, बट वही है ना कि एक वो कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी क्योंकि हिस्ट्री है पीछे। करेक्ट, पहला ये इंटरव्यू होता है जहां पे वो एक तरीके से आप कह सकते हो क्रिटिसाइज करते हैं। देन 2018 में जब एशिया कप होता है जो रोहित शर्मा ने जिताया था, जिसमें विराट कोहली को रेस्ट दे दिया गया था, उस टाइम पे पाकिस्तान फॉर सम रीजन, जबकि यूएई में हुआ था, ऐसा भी नहीं कि पाकिस्तान में हो रहा था कि उनकी व्यूअरशिप आती पैसा उन्हें मिलता, वो काफी गुस्सा हो गया था पाकिस्तान कि ये कैसे रेस्ट करा रहे हैं इसको, विराट कोहली को, हाँ, एंड डर गया विराट कोहली ऐसा कहा जा रहा था। तब गौतम गंभीर न्यूज चैनल पे बैठे थे और उन्होंने बहुत फेमस उनकी लाइन है, जितने आपके मैच नहीं उतने तो विराट कोहली के शतक हैं। तो उस टाइम पे आपने देखा कि गौतम गंभीर विराट कोहली को डिफेंड करते हैं पब्लिकली, ये एक पॉजिटिव इंटरव्यू आप ले सकते हो। देन कम्स 2022 एशिया कप, जहां पे हमने देखा विराट कोहली का कमबैक होता है जब वो सेंचुरी मारते हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट। बट उससे पहले ग्रुप स्टेज में हांगकांग के साथ मैच था जो कि इंडिया 40 रन से जीती थी। वहां पे विराट कोहली ने 59 रन मारे थे ऑफ 44 बॉल्स एट 1 डाउन, एंड स्काई ने मारे थे 68 ऑफ 26 बॉल्स एट 2 डाउन। एंड मैच खत्म होने के बाद फील्ड पे ही जब जतिन सप्रू और गौतम गंभीर कमेंट्री कर रहे थे या बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, तब गौतम गंभीर कहते हैं कि मेरे हिसाब से स्काई बेटर चॉइस रहेगा एट 1 डाउन इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विराट कोहली। वहां पे भी एक कंट्रोवर्सी बनी कि आपने विराट कोहली क्वेश्चन कर दी, पोजीशन क्वेश्चन कर दी, एंड नेचुरली इस चीज को और फायर मिली। फिर स्काई आया था वहां से पीछे से, एंड देन गौतम गंभीर ने कहा था कि यू टेल हिम कि आई थिंक ही शुड प्ले एट 1 डाउन। और फिर जतिन सप्रू ने थोड़ा काम डाउन करने का ट्राई करा, उन्होंने कहा कि ही सेड ही इज वेरी फ्लेक्सिबल, और फिर गौतम गंभीर ने कहा ये उसकी मजबूरी है। तो कुछ 2-3 सेकंड के लिए सब शांत हो गए थे वहां पर और हंस रहा था स्काई बस। तो यहाँ पे और कंट्रोवर्सी मिलती है। देन वी विल टॉक अबाउट द 2023 आईपीएल, जो प्रॉब्ली सबसे ज्यादा फायरी मोमेंट था। आई डोंट एग्री, सबसे फायरी पहला मोमेंट वो वाला कह सकते हैं। 2023 में एकाना स्टेडियम में जब मैच था, जो कि अल्टीमेटली आरसीबी मैच जीत गई थी, और जो नेक्स्ट मैच होना था जहाँ पे विराट कोहली खूब एनिमेटेड लग रहे थे और शांत होने के लिए कह रहे थे नहीं और चिल्लाओ, शांत मत हो, वो मैच अल्टीमेटली हार गए थे वो। बट ये मैच आरसीबी जीतती है, टारगेट 126 का देती है। जब आरसीबी फील्डिंग कर रही थी उस टाइम पे, एंड लखनऊ के काफी सारे विकेट गिर चुके थे, और नवीन उल हक जो कि बहुत फेमस खिलाड़ी बन चुके हैं, वो बैटिंग करने आ गए थे। उसमें ऐसा कहा जाता है, ये नवीन उल हक ने कहा था, ये अमित मिश्रा ने भी कहा था कि विराट कोहली वाज द वन जो कि बहुत ज्यादा फायर्ड अप थे और थोड़ी ज्यादा स्लेजिंग कर रहे थे ओवर द टॉप जाके, या ओवर द टॉप। आई प्रॉब्ली थिंक कि भाई गालियां वालियां स्टार्ट कर दी होंगी वहां पे, विच इज वही कि आप अब इसके भी अब दो पहलू हैं। आप कुछ लोग कहेंगे नहीं करने दो, क्रिकेट मैच है, एंड स्पेसिफिकली विराट कोहली फैंस तो अगर कोई और एग्रेशन दिखा दे तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, पर विराट कोहली दिखाए तो नहीं, यस सर, बहुत खुश होते हैं। उस टाइम पे विराट कोहली ने कुछ बोला, एंड नवीन उल हक जो कि एक यंगस्टर थे, उन्होंने पलट के जवाब देना स्टार्ट कर दिया, और विराट कोहली को नेचुरली वो बात हजम नहीं हुई, उन्होंने थोड़ा गुस्सा हो गए, वो ईगो पे ले ली बात, एंड थोड़े ऐसे टाइप के उनके जेस्चर्स थे, उनने जूते से मिट्टी निकाली, एंड अपेरेंटली ऐसा बोला जाता है कि उनने ऐसा कहा कि तुम्हें जूते की धूल के बराबर भी नहीं है, और ऐसा थोड़ा लगा भी था, ऐसा ही बोला। और उस वक्त अमित मिश्रा नॉन स्ट्राइक पे थे, वो ट्राई कर रहे थे कि काम डाउन करे चीजें, और वो अमित मिश्रा को ही बोलने लग गया था, और अमित मिश्रा से ऐसे करके बोला कि उसे बोल, मुझे क्यों बोल रहा है, और बहुत ऐसे बोला था कि आपको ये चीज ना अमित मिश्रा के मुंह से सुनने की जरूरत भी नहीं थी, आपको ये चीज फील्ड पे पता चल रही थी क्या बोल रहे हो उनके, थोड़ी डिसरिस्पेक्टफुल भी लग रहा था। हाँ, मतलब आई थिंक लग रहा था कि थोड़ा ज्यादा फायर्ड अप है अमित मिश्रा पे भी कि मुझे क्या बोल रहा है। फर्स्टली इस स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं। डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद व्हाट विराट कोहली वाज डूइंग? सी, एक चीज होती है कि राइट नाउ अप टिल दिस मोमेंट आई थिंक मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कर रहे हो स्लेजिंग वगैरह जो भी कर रहे हो,
तो मतलब एक्सपेक्ट किए आपस में भी होगी और दूसरे एंड से भी होगी एंड कोई प्रॉब्लम नहीं. दिस इज व्हाट मेक्स क्रिकेट द मॉडर्न गेम, जो कि वो जेंटलमैन्स वाले टैग से निकल के आ रहा है. तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि विराट कोहली ऐसा कुछ कर रहा है. तो प्लस एनीथिंग टू विन द गेम यार, ऐसा नहीं है बहुत बड़े मार्जिन से जीती, 18 रन से जीती थी. तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस मैं ये कहूंगा कि अगर विराट कोहली नवीन उल हक के एक्शन से ऑफेंड हो रहे हैं, अगर विराट कोहली नवीन उल हक की जगह होता एट 22-23 व्हेन ही वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ प्लेयर, और कोई लेजेंड उसके साथ ऐसा कर रहा होता, तो विराट कोहली भी पलट के वही करता जो नवीन उल हक कर रहा था. डेफिनेटली. तो वहां पे थोड़ी हिपोक्रेसी आ जाती है. हिपोक्रेसी है, बट आई वुड स्टिल मेंटेन द फैक्ट कि अगर विराट कोहली वापस गुस्सा भी हुआ था, आई थिंक इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वापस गुस्सा भी हुआ इस चीज पे. बट गुस्सा होने का अलग बात है, इन बातों खींच के लेके जाना ऑन द ईगो, वो अलग बात है. मैं यही कहने वाला था. जब ये चीज, चलो यहाँ पे चीज एंड हो जाती है एंड अल्टीमेटली आरसीबी मैच जीत जाती है, देन एक कंट्रोवर्सी वापस स्टार्ट होती है जब लोग हैंडशेक करने जा रहे होते हैं. हैंडशेक करते हुए एंड यहीं पे अमित मिश्रा का वो कमेंट आता है, उन्होंने बोला था कि मैच में जो हुआ वो हुआ, उसको मैच के बाहर तक क्यों खींच के लेके जा रहे हो, जो कि बिल्कुल सही बात है. एंड यहीं पे विराट कोहली क्रिटिसिज्म आएगा. जब तक आप फील्ड पे थे आपने जो बोला ठीक है. एंड हैंडशेक में भी इफ यू लुक एट इट, नवीन उल हक और उन्होंने हाथ मिलाया, नवीन उल हक आगे देख रहे थे, वो आगे जा रहे थे. विराट कोहली वाज वन जिनने कुछ बोला पलट के, फिर वो पलट के फिर उसने और ज्यादा थोड़ा से हाथ भी ऐसे झड़क लिया एंड देन वो चीज थोड़ी आगे बढ़ गई. सबसे हैंडशेक करा, गौतम गंभीर ने भी सबसे हैंडशेक करा. फिर विराट कोहली जा रहे थे और वहां पे काइल मेयर्स आते हैं और काइल मेयर्स को जाके बोलना स्टार्ट करते हैं प्रॉब्ली यही कि ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए, थोड़ा काम डाउन. और विराट कोहली उससे भी थोड़ा एनिमेटेड होकर बात कर रहे थे. देन कम्स वहां पे गौतम गंभीर, जो कि उस टाइम पे एलएसजी के मेंटोर थे, और वो आके काइल मेयर्स को ले जाते हैं, जो कि प्रॉब्ली विराट कोहली को उतने पसंद नहीं आई बात कि क्यों लेके, मतलब भाई बात चल रही है और गौतम गंभीर आगे नहीं इसे छोड़. आई थिंक गौतम गंभीर एक अच्छी चीज कर रहे हैं ना, कायदे से तो सही चीज कर रहे हैं. बट एक बंदा जो कि उस टाइम पे काफी गुस्से में है, शायद वो चीज एकदम क्लियरली हिट नहीं करेगी. तो विराट कोहली थोड़ा सा वहां पे अजीब सा रिएक्शन देते हैं, देन जा रहे होते हैं. एंड देन जो विजुअल्स आते हैं, क्योंकि इसके बारे में ऑब्वियसली उन्होंने खुल के आके बात नहीं की, बट विजुअल्स ऐसे थे कि गौतम गंभीर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और विराट कोहली दूर से ऐसे बुलाते हैं उन्हें, और गौतम गंभीर को 2-3 बार केएल राहुल रोकते हैं कि भाई वो तो भाई चल के पूरा दौड़ रहा था भाई, पकड़ना पड़ा था बेचारे को. एंड उस टाइम पे भी अमित मिश्रा ने ये बोला है कि जब इनके बीच में कॉन्फ्रंटेशन हुआ, क्योंकि गौतम गंभीर को 2-3 बार बुलाते हैं वो, फिर गौतम गंभीर हाथ छुड़ा के आगे जाते हैं, एंड जब उनका कॉन्फ्रंटेशन हुआ उसमें भी आई थिंक विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं थी, वो थोड़ी वैसी एक्सप्लेनिंग वाली लग रही थी. मैं भी ये कहने वाला था, मैंने एक दूसरे एंगल से देखा था. आई डोंट थिंक विराट कोहली एक्चुअली बुला रहे थे. इनफैक्ट जब गौतम गंभीर चल के जा रहा था विराट कोहली के पास, तो विराट कोहली के हाथ में शायद स्लीव्स भी थी उस टाइम पे, तो वो नीचे रखते हैं एंड वो बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी थी कि यार मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता हूँ. तो मुझे लगता है ये एक्चुअली में लड़ाई नवीन उल हक के साथ थी, एंड इट वाज मीडिया ने बना दिया ऐसा कि गौतम गंभीर एंड विराट कोहली की हो गई है, जबकि मुझे लगता है कि ना ही गौतम गंभीर की इंटेंशन थी यहाँ पे, और विराट कोहली की तो मुझे लगता है डेफिनेटली इंटेंशन नहीं थी. परहैप्स मुझे लगता है कि जैसे उसने देखा ना गंभीर आ भी रहा है, तो लगा होगा कि भाई मुझे ये ऑलरेडी बहुत एक हॉट टॉपिक है मीडिया का, मुझे नहीं देनी इसको. तो वो विराट कोहली एक्चुअली में बहुत ज़्यादा एक एक्सप्लेनेटरी नेचर के साथ आ रहे थे, अप्रोच कर रहे थे कि यार मेरा सुन लो बात, मैं एक्चुअली में आपसे लड़ाई करना नहीं चाह रहा हूँ. आई थिंक गौतम गंभीर की तरफ से ही वॉज क्वाइट एंग्री, एंड उन्होंने बाद में बोला भी है एक पॉडकास्ट में कि जब तक मैं एज अ मेंटर हूँ, मेरी ड्यूटी, मेरे को बैठाया इसलिए भाई, मेरे को हायर इसलिए करा गया है कि मैं अपने प्लेयर्स को डिफेंड करूँ वहाँ पे, चाहे वो यंगस्टर हो चाहे वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, उसके आगे जो भी प्लेयर आएगा, कितना ही बड़ा प्लेयर आएगा, मैं डिफेंड करूँगा अपने खिलाड़ी को, जो कि ऑब्वियसली एज हिज रोल इट डिप्स, सही चीज़ है. बट वही है कि ऐसी कुछ चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो कि जब आपको पता है कि ऑलरेडी एक हिस्ट्री है. यहाँ पे क्या लगता है तुम्हें, गौतम गंभीर ने जो करा वो गलत करा सही करा? विराट कोहली की तो हमने बात कर ली. विराट कोहली गौतम गंभीर के पास जब गए थे तो काफी एक्सप्लेनेटरी वे में गए थे और ऐसे ऐसे करके समझा रहे थे. तो फिर गौतम गंभीर बात ही करा था? आई डोंट थिंक सो. मतलब गौतम गंभीर का बहुत ऐसे ऐसे करके था, ऐसे ऐसे करके रिएक्शन था उनका. Clearly he was disagreeing with what he's saying. और मुझे लगता है गौतम गंभीर के साथ वही है कि बहुत ज्यादा कोशिश करी डिफ्यूज करने की सिचुएशन, जब खुद दिमाग डिफ्यूज हुआ उसके बाद सब भूल गए. फिर तो है कि भाई आप आओ लड़ाई करनी. या आई थिंक ये जो बात खिंची है ये डेफिनेटली इट इज बिकॉज ऑफ विराट कोहली. एंड अमित मिश्रा ने ये बोला था कि विराट कोहली कितना बड़ा प्लेयर है, अगर सचिन तेंदुलकर किसी यंगस्टर से जाके लड़ेंगे तो उनकी बेइज्जती होगी. ऐसी उन्होंने विराट कोहली कहा था, व्हिच इज आई टोटली एग्री विद इट. आपको बाहर विराट कोहली 10 गुना आगे भाई. आपको बात आगे ले जानी ही नहीं चाहिए थी. स्पेसिफिकली वो हैंडशेक वाला इंसिडेंट खत्म थी बात वहीं पे, कुछ ही चीज होती ही नहीं. बट वही है कि फिर गौतम गंभीर इन्वॉल्व होते हैं, अनफॉर्चुनेटली चीज थोड़ी बढ़ जाती है, बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है वहां पे.
एंड देन जब डिफ्यूज होते हैं तो चले जाते हैं। फिर वो एक फोटो भी आई थी बाद में कि वो कुछ डिनर चल रहा था, उसमें विराट कोहली और गौतम गंभीर ऐसे साथ में खड़े हुए थे। पॉइंट ये, अगर तुम गौतम गंभीर की जगह होते तो तुम नहीं करते क्या वो? मैं शायद अवॉइड करता। तुम भाई प्रोफेशनल खेले नहीं हो ना, इसलिए। नहीं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट भाई। हाँ वो नेशनैलिटी का प्लेयर है, इसलिए नहीं करता। हाँ, वो मैं समझ सकता हूँ, वो पॉइंट परहैप्स आप कर सकते हो, बट आई थिंक गौतम गंभीर का फर्स्ट अप्रोच तो वही था ना। गौतम गंभीर वॉज वेरी प्रोफेशनल इन वॉट ही वॉज एंड डूइंग, देन ही लॉस्ट इट। तो वो क्यों? क्योंकि व्हेन ही वाज बीइंग प्रोफेशनल द अदर गाय वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग। नहीं यार, तो वो चीज विराट कोहली के एंड से भी होनी चाहिए ना। आई थिंक पॉइंट ये है ना, सी लड़ाई दो खिलाड़ियों के बीच में थी। व्हाट यू सेड ना, विराट कोहली का एक्सप्लेन भी प्रॉब्लम वही कर रहा था कि मेरी लड़ाई आपसे नहीं है। बट जब गौतम गंभीर सिचुएशन को डिफ्यूज कर रहे थे तब विराट कोहली को भी समझना चाहिए ना कि मेरी नेशनैलिटी का बंदा, मैं क्यों कर रहा हूँ इसे। कौन नेशनैलिटी का बंदा है? गौतम गंभीर। नहीं तो उसने थोड़ी कुछ बोला था गौतम गंभीर को यार, ये दिस इज नॉट कंफर्म नो यार। जब काइल मेयर्स को लेके गया, आई थिंक अगर कुछ बोला होता गौतम गंभीर को तो फिजिकल जो कॉन्फ्रंटेशन है बहुत पहले हो चुका होता। गौतम गंभीर इज नॉट दैट गाय जो कि रुकेंगे। जैसे ही कुछ भी बोला गया वो तुरंत आ जाएंगे बात करने, क्या प्रॉब्लम क्या एग्जैक्टली। तो आई थिंक वो बात हुई एकदम एंड में जाते जाते। अगर काइल मेयर्स को भी बोला जा रहा है, विच आई थिंक इज द केस, बात है, मुझे लगता है गौतम गंभीर को बोला था, तो मैं मतलब वही कि सारे केसेस हमें पुट आउट करने हैं, सारी थ्योरीज पुट आउट करनी है। तो गौतम गंभीर जब लेके जा रहा है तो डज विराट कोहली नॉट नो कि अब मैं किस चीज में एंटर कर रहा हूँ? इज ही दैट नाइव? नहीं, ऑब्वियसली इज नॉट दैट नाइव, बट मैं ये कह रहा हूँ ही डिड नॉट लाइक व्हाट गंभीर डिड इन द सेंस जो वो लेके गए काइल मेयर्स को ना। इस पे भी अब अपना ओपिनियन। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे अभी तक जो भी कुछ हुआ है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए, उसमें विराट कोहली ने सब इलिसिट करा है जो भी करा है। और एंड में क्योंकि गौतम गंभीर ने वो चल के कॉन्फ्रंट कर दिया, तो अब सारा भाड़ जो है वो एक प्रॉब्लम ये भी होती है ना, लोगों ने इससे पहले देखा नहीं होगा कि कोई मेंटोर आके प्लेयर से लड़ाई कर रहा है। हाँ, मेंटोर ऐसे इन्वॉल्व नहीं होते फील्ड के जो भी केसेस होते हैं। दैट इज ये केस और ज्यादा भी बढ़ गया क्योंकि प्रोफाइल्स डिफरेंट थी दोनों की। मेरा इशू गंभीर से तब होता मेजरली, ऑफ कोर्स आप कॉन्फ्रंटेशन हमेशा अवॉइड कर सकते हो, वो तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मेरा मेजर इशू तब होता है जब गौतम गंभीर का फर्स्ट रिएक्शन होता है कन्फ्रंट करना। मुझे लगता है बिकॉज उसने 3-4 बार वो चीज अवॉइड करी पहले, तब भी दूसरे एंड से इलिसिट करा जा रहा था। नहीं, लेट मी मेक दिस क्लियर। आई थिंक विराट कोहली की ही गलती है पूरे उसमें। ये जो भी चीज बड़ी है पूरी मुझे नहीं लगता कि किसी भी केस में सिर्फ एक बंदे की गलती है, मुझे लगता है दोनों की गलती है हर जगह। आई डोंट थिंक यार इसमें गंभीर को ब्लेम करूंगा मैं, क्योंकि अगर इतना ही था तो गौतम गंभीर चाहता तो अलग से जाके ड्रेसिंग रूम में ही बात कर सकता था, या फिर वहां पे गले में हाथ डाल के अलग से बात कर सकता था। नहीं, डेफिनेटली एक चीज होती है ना, जब आपको पता है कि विराट कोहली ऐसे बिहेव कर रहा है, विराट कोहली को भी पता है गौतम गंभीर का क्या रिएक्शन होगा, तो वही है ना, वो पर्सनालिटी ऐसी है। अगर तुम्हें लगता है केएल राहुल वहां पे होता है, धोनी वहां पे होता है, तो वैसे बिहेव थोड़ी करता, वो तो गले में हाथ डाल के अलग से बात करता है। बट वही ना, एवरीबॉडी इज डिफरेंट एंड आई थिंक इस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। और दोनों अल्फाज हैं जो कि दोनों की पर्सनालिटी भी सेम है, नोबडी विल बी बैकिंग डाउन उस चीज से। तो उसके चलते ये बात होती है। एंड देन ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया कि वो फोटो आती है उनके आपस में, एंड देन ये रिलेशनशिप थोड़ा बेटर होने से पहले थोड़ा और गंदा भी होता है जब 2023 वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर कहते हैं कि जस्ट बिकॉज एक प्लेयर की पीआर है जो कह रही है कि आपको उसको कवर करना है, जब पूरा वर्ल्ड कप ही विराट कोहली के राउंड कर दिया गया था, डज नॉट मीन कि हम लोग और खिलाड़ियों पे ध्यान नहीं देंगे। और ये सच बात भी है, ये हमने भी कवर करी थी कि आई थिंक सच बात है, बट अगेन यहाँ पे आई थिंक ये पीआर वाली चीज लेके आ जाना कि एक प्लेयर एक पूरी पीआर ओन करता है, ये नहीं बोलना चाहिए। यार देखो, अगर तुम नहीं बोलो दो प्रॉब्लम, बोलो दो प्रॉब्लम। अब उसे वो एक इंसान में इतनी गट्स है कि वो सच बोल रहा है, तो हम उसको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? हर जगह सच बोलने की जरूरत नहीं होती भाई। अब वो हर इंसान के लिए वो नहीं होता एप्लीकेबल। मतलब अगर कोई बंदा सच बोले तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। बट हर जगह जैसे गौतम गंभीर थ्रू आउट हिज करियर हैज बीन दैट गाय जो कि ब्लंटली बोल देंगे, हाँ। जो बात हो मुंह पे बोल देंगे, जो कि हर बार इट इज नॉट द सेंसिबल ऑप्शन। मैं सेंसिबिलिटीज की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सच और गलत क्या है। यार सही ऑब्वियसली सही चीज बोली उन्होंने, बट एक सच बोलने का तरीका भी होता है। एक आदमी सच गाली देके भी कह सकता है और कह दे भाई सच तो बोला है कायदे से, तो बट वो चीज गलत होगी। एक आदमी कामली भी समझा सकता है उस चीज को, जो जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो। बट वो गौतम गंभीर ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं ब्लेम नहीं करूंगा उन्हें, वो है ही नहीं वैसे आदमी। एंड इसमें कुछ गलत सही की बात नहीं है, बट वो आदमी वैसा नहीं है। एंड ये जब उन्होंने बोला तो ऑब्वियसली और ज्यादा विराट कोहली फैंस भी खूब गुस्सा हो गए। बट देन ऑब्वियसली जैसे उनकी बैटिंग रही थी वर्ल्ड कप में, गौतम गंभीर ने बहुत बार तारीफ भी करी है उनकी। एंड देन वी नो 23 वर्ल्ड कप या 2024 में गौतम गंभीर इंडियन टीम के कोच बन जाते हैं। एंड कोच बन के उन्होंने बहुत ही ओपनली एक्नॉलेज करा है कि दे हैव हैड द डिफरेंसेस। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा था, उनका इंटरव्यू निकला था, हर दूसरे दिन उनकी फोटो आती है हंसते हुए, जोक करते हुए आजकल।
एंड आई थिंक ये रिलेशनशिप जो था, जो कि बहुत गंदा हो गया था बीच में, स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, बीच में बहुत गंदा हो गया था, एंड देन इट इज बैक ऑन ट्रैक कि अब बहुत अच्छा हो गया है वापस। आई थिंक वही बात है, मैं समझ इसको इसी तरीके से करूंगा कि दोनों के बीच में एक तो वही पर्सनालिटी इतनी सिमिलर है कि क्लैश तो होगा ही होगा। या सेकेंडली काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रही हैं दोनों के बीच में, जो कि यूजुअली हमें देखने को मिलता नहीं। यूजुअली क्या होता है कि फैंस और प्लेयर्स के बीच में एक मिसकंसेप्शन होता है, एंड मुझे अभी भी ये लगता है फर्मली कि जो भी वो होता है वो फील्ड तक ही रखते हैं। और अब तो मुझे लगता है कि बिहाइंड द सीन्स भी जो भी थोड़ी खोट होगी दिल में, तो वो भी खत्म ही हो चुकी है, बिकॉज दे हैव टू प्ले टुगेदर। आई थिंक उनने एक्नॉलेज कर लिया कि हम दोनों की पर्सनालिटी वैसी है। एंड मैं अगेन उस टॉपिक पे एंड में आके बोलूंगा कि अगर ये दोनों सेम टीम के लिए, तो दूसरे ऑपोजिशन के लिए बहुत गंदी चीज है। अगर ये ऑपोजिशन टीम में स्पेसिफिकली अगर कैप्टन हैं तो क्लैश होगा, तो क्लैश होगा ही होगा। बट नाउ एज आई सेड कि बैक ऑन ट्रैक है, क्योंकि दोनों सेम टीम में, दोनों घंटों गुजारते हैं हर दिन साथ में, which is probably why they both understand each other quite well now. उसमें आई थिंक अमित मिश्रा ने ये भी कहा था ना कि इस साल के आईपीएल में जो गौतम गंभीर विराट कोहली के पास गए थे, तो कोहली को जाना चाहिए था एक्चुअली। मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ वैसे, एज अ प्लेयर वो उस चीज पे फोकस नहीं कर रहा होगा कि अभी एक पीआर मोमेंट है जहाँ पे मैं जाके। प्लस अमित मिश्रा ने बोल तो दिया, उन्हें क्या पता भाई, बात हो चुकी होगी पहले ही, सॉर्ट है सब कुछ, दोनों बीच में अंडरस्टैंडिंग है वो, करेक्ट, तो उतना करने की जरूरत नहीं थी। बट हाँ, मुझे लगता है कि दोनों की गलतियां रही हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब नाउ दे आर कम्प्लीटली पास्ट इट, तो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। बट आई थिंक यहाँ से अपनी नेक्स्ट कंट्रोवर्सी के ऊपर कूदते हैं सीधा, विच इज द मंकी गेट। ये काफी लोगों ने डिमांड करी थी कि इसके पीछे एग्जैक्टली क्या हुआ है, एंड ये जो जिस टेस्ट मैच में हुआ है, ये इतना ज़्यादा हिस्टोरिक, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना कि वो अपने आप में एक बहुत तगड़ी कहानी है। आई विल एक्सप्लेन दिस हाउ। इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया गई थी एक बहुत ही लंबे टूर पे, 3-4 टेस्ट मैचेस थे, ओडीआईज वगैरह थे, सब कुछ था वहाँ पे। मल्टी फॉर्मेट सीरीज थी 2007 दिसंबर में, और फिर कैरी ओवर होते होते 2008 जनवरी तक खिंच जाता है चीज़। तो जो पहला टेस्ट मैच हुआ था वहाँ पे, टेस्ट मैच ही स्टार्टिंग हुई थी। अब टेस्ट मैच में, पहले टेस्ट मैच में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपके 337 रन से जीत जाती है, बहुत बड़ा मार्जिन था। इंडिया जो है वो दोनों ही इनिंग्स में अपनी 200 रन भी नहीं बना पाती है, तो काफ़ी ज़्यादा एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट सी हो गई थी। और ये जो स्टोरी है ना, ये देख के एज एन इंडियन आपका खून खोलेगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि यू विल सी हाउ इट फेल्ट लाइक ये पूरा एक सेटअप कर रखा था इंडिया को गैसलाइट करने के लिए। जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा ना इंसिडेंट्स, आपको देखिएगा कैसे ऑस्ट्रेलियंस में इतना ज़्यादा बड़ा सेटअप कर रखा था कि भाई कुछ भी हो जाए, ये इंडियंस को ह्यूमिलिएट करना है। इनफैक्ट कई लोग कहते हैं भी कि उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का वही था, इनविंसिबल टाइप के थे, बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, एंड इंडियंस को उस तरीके से देखते नहीं थे ये लोग, और वो था कि इनको जूते के नीचे रखना है, वो सेंटिमेंट था। तो क्या होता है भाई, इंडिया उस टाइम पे एक अपराइजिंग हो रही थी धीरे धीरे, साथ में वर्ल्ड कप जीत के आए थे, तो अब ये तेंदुलकर वगैरह सब लोग अच्छा खेल रहे थे उस टाइम पे, नए यंगस्टर्स भी आ रहे थे। सेकेंड टेस्ट मैच जो था उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है टॉस जीत के पहले बैटिंग करती है। इंडिया ने इतनी अच्छी बॉलिंग करी है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऑस्ट्रेलिया 137 for 6 हो गई थी। अपने घर पे खेल रहे, 137 for 6 बहुत तगड़ा है। और तब उस टाइम पे साइमंड्स बैटिंग कर रहे थे, साइमंड्स 30 पे खेल रहे थे, और ईशांत शर्मा उनको एक एज निकलवाते हैं, पीछे कॉट बिहाइंड हो जाते हैं वो। बट जो अंपायर थे उस टाइम पे वो क्लियरली नॉट आउट दे देते हैं, क्लियरली नॉट आउट दे देते हैं। ओके, बहुत आराम से दिख रहा था कि आउट है वो बंदा। साइमंड्स बाद में एक्सेप्ट भी करते हैं। फिर वो 30 पे नॉट आउट थे, देन ही गोज ऑन टू मेक 162 नॉट आउट, और ऑस्ट्रेलिया जो 137 for 6 थी एक टाइम पे, वो 463 बना देती है। भाई साहब, नॉट जस्ट दिस, जब वो 148 पर भी खेल रहे थे तो एक बहुत ही क्लियर स्टंपिंग थी, जो कि अंपायर से थर्ड अंपायर को रेफर ही नहीं करा, मतलब प्रॉपर ब्लेटेंट चीटिंग हो रही थी। एक बहुत रिनाउंड उस टाइम पे प्रेजेंटर थे, उन्होंने जो होता ना हर सेशन के बाद जो वो क्रिकेट लाइव जैसे टाइप का उस टाइम पे चलता होगा, वो फॉरेनर थे, वो उनका नाम नहीं लूंगा मैं, वो कहते हैं उस टाइम पे शो के अंदर कि दिस इज ब्लेटेंट चीटिंग, वो कह रहे थे, और फॉरेनर थे वो। तो जिसको रिसर्च करनी है खुद जाके सर्च कर सकता है। इसके बाद क्या होता है भाई, क्लियरली मतलब अंपायरिंग जो है सेटअप लग रहा था पूरा देखने में कि क्या हो रहा है यहाँ पे ये। फिर इंडिया आती है, अब इंडिया वैसी गुस्से में भाई क्या हो रहा है ये, इंडिया बनाई थी 532 और ज़्यादा बनाई थी, सचिन ने 150 मार दिए, और बहुत ही तगड़ी बैटिंग करी इंडिया ने। आई थिंक वीएस लक्ष्मण ने भी 100 मारी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड क्या हुआ था, जब 7 विकेट गिर चुके थे इंडिया के, अराउंड दैट टाइम सचिन बैटिंग कर रहे थे, साथ में हरभजन सिंह आए थे, टेल शुरू होने वाली थी। एंड उस एक ब्रीफ पीरियड में ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स थोड़ा चढ़े हुए थे इनके ऊपर, क्योंकि सिर्फ 3 विकेट रह गए थे एंड टाइम था प्रेशर बनाने का।
ब्रेटली वगैरह बॉलिंग कर रहे थे एंड ब्रेटली वर गोइंग एट इट. हरभजन सिंह को तो स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा था बिकॉज वो वीकर बैट्समैन है. सचिन तो आउट हो निकाल सकते हो वहां से. हाँ. तो क्या होता है, एक ओवर चल रहा था, ब्रेटली भज्जी का बॉलिंग कर रहे थे. ओवर की लास्ट बॉल होती है, भज्जी डिफेंड करते हैं और फिर वो चलते हुए जाते हैं दूसरे एंड पे. अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लोग, कई लोग शायद प्रोफेशनली खेले नहीं तो तुम भी शायद फिगर नहीं कर पाओगे. जब अगर तुम बैटिंग कर रहे हो ओवर की लास्ट बॉल पे, तुमने बॉल डिफेंड करी, तो फिर स्ट्राइक चेंज होगी, अगले दूसरे एंड पे जाना पड़ेगा तुम्हें. नहीं होता भाई असली मैच में ऐसा. नहीं, 1 मिनट, क्या अगर मैं डिफेंड कर दी, मैंने रन ले लिया? नहीं, रन नहीं लिया, डॉट बॉल है. हाँ, तो नेक्स्ट ओवर में दूसरे बैट्समैन की स्ट्राइक आएगी मतलब. हाँ, तो तुम्हें दूसरे एंड पे जाना पड़ेगा फिर. नहीं होता भाई ऐसे. है भाई क्रिकेट में एक्चुअली में दोनों एंड से बॉलिंग हो रही होती है ना, तो तुम्हें उसी एंड पे रहना पड़ता है फिर. तो हर ओवर में एंड चेंज हो जाता है? हाँ. हाँ. तो इसीलिए तो वो चल के स्पेसिफिकली दूसरे एंड तक गया था, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड. इसलिए मैंने ये एक एडेड ट्रिविया ऐड करा इसमें. हरभजन सिंह क्या था? हरभजन सिंह ने लास्ट बॉल डिफेंड कर दी. अब दूसरे एंड से बॉलिंग होगी तो उसको उसी एंड पे रहना है. हाँ, पर वो स्ट्राइक चेंज करने के लिए नहीं जाना होता है, जो कि गली क्रिकेट में होता है. पर वो दूसरे एंड तक गया क्योंकि साइमंड्स जो है कुछ बहुत टाइम से चौंचा कर रहा था. ओके. तो वो साइमंड से फिर ऐसे चलते चलते से दोनों साथ में चल रहे हैं, थोड़ी ऐसे कुछ बातें हो रही हैं, कुछ हुआ होगा, गाली गलौज वगैरह हुई होगी. इतने में क्या होता है, सचिन तेंदुलकर आते हैं बीच में एंड बात को डिसॉल्व कर देते हैं कि भाई गेम पे ध्यान दे, ये सब कुछ नहीं होने वाला. 400 रन बना रखे उन्होंने, हमें चेस करना है अभी, ठीक है. तो ये सब हो जाता है. इसके बाद क्या होता है भाई, ये चीज तो अकेडमी मैचेस में भी नहीं होती. हाँ, क्योंकि कई अकेडमीज नहीं खिलाते ना दोनों एंड से, वो प्रोफेशनल मैचेस में ही होता है, हाई लेवल के मैचेस में ही होता है. तो वो तुमने जहाँ खेला वहाँ पे नहीं होता ये सब. तो फिर क्या होता है कि ये इंसिडेंट हुआ, भज्जी और साइमंड्स को सेपरेट कर दिया गया. उसके बाद मार्क बेंसन वहाँ के एक अंपायर थे, स्टीव बकनर और मार्क बेंसन, 2 अंपायर्स थे. मार्क बेंसन आते हैं, हरभजन को कुछ बोलना शुरू कर दिया. अंपायर है, न्यूट्रल होना उसको. और जो फुटबॉलर्स ही करते हैं मुंह पे हाथ रख के बोलते हैं क्योंकि कुछ गाली गलौज कर रहे होते हैं, वो वैसे बात कर रहा था हरभजन अंपायर. हाँ, और कैमरा पीछे का एंगल दिखा था तो दिख रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं उसे. ओके. अब वो कुछ इनअप्रोप्रिएट था हरभजन के लिए. आप एज एन अंपायर कैसे बोल रहे हो किसी प्लेयर को? पहली बात तो इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज. सेकंडली, आप एक टीम के अगेंस्ट बायस कैसे दिखा रहे हो? अंपायर इज द वन हु इज सपोज्ड टू बी दैट गाय जो कि डिफ्यूज करे पहले और बायस्ड अनबायस्ड होके. एग्जैक्टली. और वो हरभजन सिंह को सुना रहा है. फिर कुछ बॉलें होती हैं, ऑल ऑफ अ सडन ये ऑस्ट्रेलियन टीम है वो आके अंपायर से कंप्लेंट करती है कि हरभजन ने रेसिज्म करा है यहाँ पे और साइमंड्स को मंकी बुलाया. ओके. अब भाई इसके बाद अंपायर्स तो चढ़ने का मौका चाहिए. वही मैं कह रहा हूँ, सेटअप लग रहा था पूरा देखने में. एक मौका मिला गैस लाइट करने का, अंपायर्स भी गुस्सा हो गए, ठीक है. उसके बाद मैथ्यू हेडन और रिकी पॉन्टिंग कन्फ्रंट कर रहे हरभजन सिंह को जाके, तो अंपायर्स रोक नहीं रहे कन्फ्रंटेशन को. देखो बोला कि नहीं, ऐसा कोई प्रूफ तो है नहीं. पॉन्टिंग ने आके बोल दिया तो कोई पत्थर की लकीर थोड़ी है, भगवान ने थोड़ी आके वाणी दी अपनी. तो तुमने उसकी बात को फेस वैल्यू पे ले लिया. और फिर जब पॉन्टिंग और हेडन लड़ाई कर रहे हैं भज्जी से, तो तुम रोक भी नहीं रहे उसको जाके. पूरे मैच में हरभजन सिंह को टारगेट करा गया ऐसे करके. इनफैक्ट क्राउड्स भी बहुत ज्यादा उसको बू कर रही थी. और उस टाइम पे 25-26 साल का लड़का था. वो पूरा टॉर्चर कर रहे हैं उसको मेंटली, ठीक है. और ये मेंटल टॉर्चर जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको बहुत ध्यान रखना, ये एंड में दोबारा आएगा. ओके. किस कॉन्टेक्स्ट में भी समझाता हूँ. अब ये होता है, ठीक है, कोई स्टॉप नहीं करता पॉन्टिंग और हेडन को कि आप ये सब बदतमीजी ना करिए, अलग जाइए. फिर क्या होता है भाई, इंडिया एडवेंचर ऑल आउट हो जाती है 563 पे. जब ऑस्ट्रेलिया दोबारा बैटिंग करने के लिए आती है, ऑस्ट्रेलिया फिर से 401 बना देती है और डिक्लेयर कर देती है 5th डे पे, लंच के टाइम पे. तो सिर्फ 2 सेशन रह गए थे. 400 कैसे बनाएंगे अब? 401 क्या मतलब, वो जो भी 300 जितने का भी लीड रह गया था चेस करने के लिए. तो ये था कि सिर्फ 2 सेशन रह गए और पॉन्टिंग को लोग कह रहे थे कि भाई आपने बहुत लेट डिक्लेयर कराई है, आपने मैच जीता हुआ था, आपने जबरदस्ती में रिजल्ट ही नहीं आएगा. बट इंडिया उस टाइम पे इतना स्ट्रगल करना था तो करना था भाई, मेंटली सही स्पेस में भी नहीं होंगे, विकेट गिरने शुरू होते हैं बहुत जल्दी, ठीक है. ये हालत हो गई थी कि दिन के एंड में आते आते 2 ओवर रह गए थे, 12 बॉलें रह गई थी सिर्फ, और कुंबले बैटिंग कर रहे थे और 3 विकेट हाथ में बचे हुए थे इंडिया के. यहाँ से ड्रॉ हो जाना चाहिए कि आराम से भाई, सिर्फ 2 ही ओवर तो निकाल लो, 3 विकेट बचे हुए हैं. माइकल क्लार्क बॉलिंग करने के लिए आता है, 5 बॉल पर 3 विकेट. ओके. सिर्फ 7 बॉलें बची हुई थी दिन की और इंडिया ऑल आउट हो गई. तो जो लोग पॉन्टिंग को क्रिटिसाइज कर रहे थे सब एकदम चुप हो गए, ठीक है. आई थिंक 122 कुछ रन से हारती है इंडिया वो मैच, और वो ऑस्ट्रेलिया का 16th कंसेक्यूटिव विन थी, जो कि उन्हीं का वर्ल्ड रिकॉर्ड था 2001 के आसपास में. वो भी इंडिया नहीं तोड़ा था ईडन गार्डन्स में.
जब 16 लगातार टेस्ट मैचेस जीते थे, आई थिंक आज तक का रिकॉर्ड है ये। ओके। तो वो मतलब ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे पीक पे थी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और नेचुरली फिर आप डोमिनेट करते हो। जो कई लोग कहते हैं ना कि बीसी से क्रिकेट को रूइन कर रही है, डोमिनेट कर रही है, भाई अपनी रूट्स को याद करो, हम यहाँ से निकल के आए हैं। एज एन इंडियन तुम्हारे इंसिडेंट देख के खून खोलेगा अभी। ये सब फेस करना पड़ा था, ये सब फेस करके हम ऊपर हमारे साथ कितनी एट्रोसिटीज और चीटिंग हुई हमारे साथ, वहां से उठ के हम आज इस पोजीशन पे हैं। तब किसी की बोलती नहीं होती थी, क्योंकि तब सोशल मीडिया नहीं था। तो क्या होता है, इस मैच खत्म हो जाता है, रिकी पॉन्टिंग पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम से कहता है हम हाथ नहीं मिलाएंगे इंडिया से, क्योंकि इन्होंने रेसिज्म करा है। भाई पूरी गैस लाइटिंग हो रही है, मतलब कोई प्रूफ नहीं है, कोई कुछ पता नहीं बोला कि नहीं बोला, पूरे ड्रामे शुरू। बिहेव बेसिकली आप पब्लिक में ऐसा कर रहे हो जिससे पब्लिक को ही बिलीव हो जाए, पूरा नैरेटिव सेटिंग हो रही है। अब कुंबले और सबको इंडियन टीम को पता है कि क्या हुआ एक्चुअली में, क्या नहीं हुआ है। ठीक है, हर्बल सिंह ने क्या बोला था वो भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो कुंबले, एंड भाई हैट्स ऑफ टू कुंबले, जो जिस तरीके से सॉलिडारिटी उन्होंने दिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते भाई कि ये सब जो फालतू की बातें हैं ना, कोई प्रूफ वूफ तो है नहीं, ये एक गैसलाइट करके हमें एक्चुअली में ये डाइवर्जन है फ्रॉम द रियल इशू, जो कि इतनी बायस्ड और घटिया अंपायरिंग हुई है। पूरा कोई ध्यान उसका किसी का है नहीं वहां पे। पूरा इंसिडेंट हैज बीन मेड अप ऑन कि ये रेसिज्म हुआ है, जो कि एक्चुअली में हुआ भी नहीं है। और जो रियल इशू है अंपायरिंग का, जिसकी वजह से इतने फेवरेटिज्म हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इतनी चीटिंग हुई है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। और फिर ही एंड्स द कॉन्फ्रेंस बाय सेइंग देयर वाज ओनली वन टीम दैट वाज प्लेइंग इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। और ये लाइन क्यों स्पेशल है, बिकॉज ये सेम लाइन ऑस्ट्रेलिया ने गई थी जब बॉडी लाइन की सीरीज हुई थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसको कोट करते हुए क्या। उसके बाद फिर क्या होता है, इंडिया के ऊपर जब ये एलिगेशंस लगे हरभजन सिंह के ऊपर, तो उस टाइम पे जो मैच रेफरी थे उस स्पेसिफिक मैच के लिए, हर मैच के एक रेफरी होते हैं, बेसिकली एक मैच ऑफिशियल होता है, फुटबॉल से एसोसिएट मत करना। उनका नाम भी क्या था, माइक प्रॉक्टर। वन सेकेंड, सेटअप देखना। माइक प्रॉक्टर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी, रिपोर्ट में लिखा आई हैव नो डाउट कि भज्जी ने चीज करी हुई है, और उसको 3 मैच का बैन दे दिया। मिल गया था बैन मिल गया। ओके। किस बेसिस पे, क्या प्रूफ है? आई हैव नो डाउट ऐसे बोला कि मतलब मैंने तो वीडियो में देखा बोलते हुए, वहां पे मैंने माइक लगा लगे थे प्लेयर्स के यहाँ पे कंधों पे, कॉलर पे, कि मैं सुनाई दे रहा सब कुछ। अब इंडिया ने कहा भाई ये तो अलग ही बदतमीजी हो रही है यार, गलती आप कर रहे हो, अंपायरिंग की चीटिंग आप करवा रहे हो, और पूरा इशू हम पे डाल दिया है, बैन भी हमें दे दिया। दिस इज गैस लाइटिंग एग्जैक्टली। इंडिया ने कहा भाई हम नहीं खेलेंगे सीरीज अगर ये बकवास होगी तो। अब यहाँ पे इंडिया की सुपर पावर आती है भाई, पॉपुलेशन इतनी है, टीआरपी गिरेगी, सब होगा। इंडिया ने कहा हम नहीं खेलेंगे, ये बकवास करेंगे। तो इंडिया ने कोर्ट में जाके अपील कर दी वहां पे कि ये क्या बदतमीजी चल रही है। अब जब कोर्ट में गए तो जज ने कहा भाई इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, किस बेसिस पे बैन दे रखा है 3 मैचेस का। माइक प्रॉक्टर भी इन्वॉल्व था क्लियरली। जज ने कहा कि भाई ये 3 मैच का बैन हटाओ, एट मैक्स इफ यू वांट उस मैच की जो फीस है वो हटा दो, इसकी मॉनेटरी बैन वो दे दो, पेनल्टी लगा दो। इसके बाद चलते हुए इंडिया ने और ज्यादा स्टेप्स लिए। एक अग्रीमेंट हुई थी इस सीरीज से पहले कि दोनों टीम्स कभी भी किसी अंपायर को क्वेश्चन नहीं करेंगी कि वो इस मैच में क्यों आए। इंडिया ने उस मैच के बाद क्वेश्चन कर दिया कि आप ये स्टीव बकनर को किस बेसिस पे लेके आए हो। ये अग्रीमेंट हर मैच से पहले होती है? उस सीरीज के लिए थी, हर सीरीज में नहीं होती है। क्योंकि उस सीरीज में स्टीव बकनर ने एक बार राहुल द्रविड़ को उसी मैच में पैड पे बॉल लगी थी और फिर कीपर ने पकड़ी तो एज का आउट दे दिया। एक था मार्क बेंसन का कि सौरव गांगुली ने एज किया था बॉल को, रिकी, वो बहुत फेमस है। रिकी पॉन्टिंग जो है वो बॉल नीचे लग के पकड़ी थी, मार्क बेंसन उससे पूछते कि आउट है कि नहीं, रिकी पॉन्टिंग ऐसे कहता है आउट है, मतलब फील्डर ने बोल दिया तो आउट दे दिया। इसमें क्या हुआ था, इसका भी एक लूप होल है। पहले टेस्ट मैच के लिए एक अग्रीमेंट साइन हुई थी दोनों कैप्टन्स के बीच में कि जब कोई कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस होंगे फील्डिंग के तो फील्डर का वर्ड लिया जाएगा। और पहले टेस्ट मैच के बाद इसको स्क्रैप कर दिया गया था इस चीज को। तो ये चीज सेकंड टेस्ट मैच में हुई है तो क्यों हुई, किस बेसिस पे हुई? आई थिंक ऑल्दो ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी बड़े जो भी साइन करवाए हैं बड़े अजीब अब वो हाँ वो चलो वो अलग लीगल साइड है, बट ये क्यों हुआ? क्लियरली अगेंस्ट द रूल्स है, क्लियरली अगेंस्ट द अग्रीमेंट है। आईसीसी ने भी इस चीज को एक्नॉलेज करा और स्टीव बकनर को नेक्स्ट मैच से हटा दिया, इवन दो दोनों कंट्रीज के बीच में अग्रीमेंट थी। तो आईसीसी भी रिकॉग्नाइज करती है कि कितना ज्यादा घटिया अंपायरिंग हो रही थी, कितना ज्यादा बड़ा सेटअप था ये। असली ड्रामा जो होता है ना अब इसके बाद होता है, क्योंकि फिर पॉइंटिंग अब क्लियरली भाई देखो इंडिया ने सब एक्सपोज तो कर दिया कि ये सब ड्रामा चल रहा था, एक्चुअली में कुछ हुआ है नहीं।
पॉन्टिंग का तो जो मतलब बोलते हैं भाई साहब कि मैं इतना ज़्यादा बुरा फील करता हूँ इस चीज़ के लिए, इतना ज़्यादा इनजस्टिस हुई है हमारे साथ। साइमंड्स जो है हमारे, उनका करियर का डाउनफॉल इसकी वजह से हुआ है क्योंकि हरभजन ने उनको मंकी बोल दिया, क्योंकि उसके बाद से वो इतना ट्रॉमेटाइज थे उस चीज़ से कि वो अपने आसपास के किसी भी इंसान पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया उन्होंने। भाई साहब को बाद में फिल्मों में काम करना पड़ा। रुको ना तो और उसके चलते हुए साइमंड्स कभी भी वो सेम प्लेयर नहीं रहे। ओके। उसके बाद जो है सौरव गांगुली वगैरह जितने प्लेयर्स, हरभजन सिंह खुद वो कहते हैं कि भाई ये सब मंकी मंकी चिल्ला रखा है, इनको बुद्धि तो है नहीं, अंग्रेज हैं। हिंदी में क्या ज्ञान है वो क्या समझेंगे। मैं एक्चुअली में हिंदी में बोल रहा था, अब पूरी चीज़ नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर गाली हो जाएगी। वो कहता माँ की। अच्छा माँ की वो जो भी आगे मुझे नहीं पता। अच्छा तो उसे मंकी लगा, मंकी लगा। या आपने इतना बेनिफिट, और गांगुली ने कहा था कि आपने इतना बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं दिया। सचिन ने अपनी जो सामने पड़ी हुई यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि दिस वाज, इट सीम्ड लाइक इट वाज इंटेंशनली ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शंस। आप चाहते तो एज अ कैप्टन तुरंत आके हमसे पूछ सकते थे एंड डिस्कस कर सकते थे। आपने सीधा रेफरीज और अंपायर्स को बता दिया एंड फिर, और इतनी जल्दी कैसे एक्शन हो गया सारा। बैन भी मिल गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, सब हो गया एक ही साथ इतनी जल्दी। इट क्लियरली सीम्ड लाइक जानबूझ के इट इज बीइंग ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शंस। एक वो पॉइंट ढूंढा जा रहा था कि इसको बस बड़ा बना देंगे। एग्जैक्टली, वो साइकोलॉजिकली बीट करना, इंडिया को ह्यूमिलिएट करना, वो वाली बात थी यहाँ पे। और उसने वो एक्चुअली में वही बोला था एंड साइमंड्स ने इतना दिल पे ले लिया कि उसका तो ट्रॉमेटाइज हो गए एंड एंड तक वो इंटरव्यू देते थे कि मैं आज तक उस चीज़ से उभरा नहीं हूँ। भाई साहब मज़े की बात ये है, इसके ऊपर तो भी बात करेंगे। मज़े की बात ये है, साइमंड्स, भज्जी, सचिन, पॉन्टिंग, ये चारों सेम टीम में मुंबई इंडियंस से खेले एंड अंडर अनिल कुंबले खेले। पांचों लोग इन्वॉल्व थे, वो सेम टीम से खेले। गॉड हैज फनी वेज ऑफ मेकिंग थिंग्स वर्क। बट जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत सेंसिटिव है, शायद उसमें गाली पड़ेगी हमें। किसी ने मंकी बोला भी है, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट रिलेट टू इट बिकॉज हम उस एथनिसिटी, क्या बोलते हैं उसको, एथनिसिटी, हाँ, उससे नहीं है। बट इंडिया में अलग चीज़ें होती हैं, अलग चीज़ें बोली जाती हैं जो कि वो फेस नहीं करते। तो हम अगर उस एग्जाम्पल को भी ले लें, तुम एक ऐसे इतने चंट प्लेयर हो जो कि जाना जाता है कि स्लेजिंग कर रहा है, भज्जी की स्लेजिंग तुम कर रहे हो, सब तुमने करा है, गाली गलोच कर रहे हो, तुम्हें मंकी बोला तो तुम इतना ट्रॉमेटाइज हो गया कि तुम्हारा करियर का डाउनफॉल हो गया। ये बहुत ज्यादा ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ये स्टेटमेंट भी नहीं लगता, ये नैरेटिव। आई थिंक ये चीज तो बहुत ही, तुम इतना मेंटली वीक हो क्या है ही, और प्लस बहुत ही ज्यादा गंदा एक्सक्यूज है कहने का कि आप खेल नहीं पा रहे, कि आपने पूरा एक अपने पूरे करियर का डाउनफॉल एक इंसिडेंट पे बोल दिया। एग्जैक्टली। पहली बात तो कोई खिलाड़ी जो इतना लड़ भिड़ के इतना बड़ा खिलाड़ी बनता है, एंड्रू सिमंड्स काफी बड़ा खिलाड़ी था, वो इतना मेंटली वीक तो नहीं होगा। हाँ। कि आप एक इंसिडेंट, एक शब्द के वजह से आपका पूरा करियर डीरेल हो जाए, तो बहुत ही गंदा एक्सक्यूज है। पहली बात तो ये, प्लस सेकेंडली व्हाट आई फील इज कि अगर कुछ ऐसी बात होती भी है तो सबसे पहली बात तो यही थी कि आपको इंडियन टीम के कैप्टन या फिर प्लेयर, या सचिन वहां पे थे भाई, किसी को भी, हाँ, एक्चुअली कंसल्ट तो करते हैं कि एक्चुअली में हुई बात क्या है। कुछ सुना हवा में, और वो जज ने भी यही कहा, भाई मैं किस बेसिस पे दूंगा जजमेंट, क्या प्रूफ है कि उसने बोला कि नहीं बोला, आपने किस बेसिस पे उसको 3 मैच का बैन दे दिया। इतना बड़ा सेटअप था एंड इट इज अ वेरी लेम एक्सक्यूज भाई। मतलब तुम मेंटली इतना स्ट्रांग हो, तुम स्लेजिंग करते हो, ये करते हो, तुम बैटिंग करते हो तो आदमी की हालत खराब हो जाती है। किसी ने जो भी वर्ड यूज करा बोला तो मेंटली ट्रॉमाटाइज्ड हो गए भाई, और इतना ट्रॉमा था तो मुंबई इंडियंस में क्यों खेला साथ में? अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो मत खेलते भाई, क्योंकि मतलब मुंबई इंडियंस से खेलने के बाद भी ही वुड से इन इंटरव्यूज कि मैंने अभी तक भज्जी को पूरा फॉरगिव नहीं करा आज तक। भाई क्या तो क्यों खेल रहा था भाई, कैसा, हाँ क्यों खेल रहे हो फिर? तो मुझे लगता है कि वंस अगेन, और ये पॉन्टिंग आज तक मेंटेन करता है कि ये ट्रॉमेटाइज हिम सो मच कि फिर उसने लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया। हाउ इज ट्रस्ट करना छोड़ दिया, हाउ इज दैट रिलेटेड टू हिज बैटिंग? भाई साहब, तो मुझे पता है बहुत इंसेंसिटिव साउंड कर रहा होगा, मैं इसका अगर एक इंडियन ऑल्टरनेटिव भी ले लूं, कोई मेरे ऊपर यूज कर रहा है, किसी और के ऊपर यूज कर रहा है, भाई लाइफ इज नॉट फेयर। तो मेंटली वीक हो गए, ये ड्रामा नहीं कर सकते फिर कि मेरी परफॉर्मेंस इसलिए नहीं आ रही, तो मैं टीम से निकाल दिया जाएगा तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो। भाई किसी को मतलब नहीं किसने तुम्हें क्या बोला है, हमें कमेंट से 100 गालियां पड़ती हैं तो हम क्या कुछ काम करना छोड़ दें फिर? उससे ज्यादा गंदी गालियां पड़ती हैं बाय द वे, मंकी से बहुत ज्यादा गंदी गालियां पड़ती हैं। फिर हम अपने एक्सपीरियंस से तो बात कर ही सकते हैं।
ट्रस्ट करना छोड़ दिया, मेरा डाउनफॉल आ गया, क्या बकवास है भाई। आई थिंक वही, अगर आप कंप्लेंट करोगे तो आपको सबको समझ में आता है कि चलो कंप्लेंट करी, उसमें भी एक प्लान ऑफ एक्शन होता है कि आपको ये चीजें करनी है, कंसल्ट करना है सबसे, दोनों पार्टी से कंसल्ट करना है, देन यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन, विच द जज डिड। जज डिड बट द एम्पायर डिड नॉट। तो वो मैं अंपायर का तो कह ही रहा हूँ ना, पूरा सेटअप था ये। इनफैक्ट जो मैंने मेंटल टॉर्चर के लिए कहा था, वो 25 साल का लड़का है उस टाइम पे। पूरे टूर पे कहते हैं कि उसके बाद जब वो कहीं होटल से बाहर भी निकलता था ना, तो कैमरा चल रहे थे उसके साथ कि क्या कर रहे हैं अभी। इतना आपने उसको टॉर्चर कर रखा है, जब ग्राउंड में जाए तो सब बू कर रहे हैं, 50-60 हज़ार लोग, पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया की जो है नाटक कर रही है उनके अगेंस्ट। ही इज बीइंग अक्यूज्ड ऑफ समथिंग दैट ही हैज नॉट इवन डन। उसकी पब्लिक इमेज, उसकी मेंटल ट्रॉमा उसको कितना हुआ होगा। कभी नाटक करा हरभजन सिंह ने इसके ऊपर? क्या ड्रामेबाजी चल रही है भाई फिर। तो पता है, इट इज शेमफुल एक्चुअली में कि ऑस्ट्रेलिया ने जो करा वहाँ पे, दे शुड बी कंडेम्ड फॉर दिस इन माय ओपिनियन। एंड इट गोज ऑन टू शो कि इंडिया कहाँ से उठ के आई है, कितना स्ट्रगल करके आई है। आई थिंक मेरा भी इससे टेक अवे यही होगा बेसिकली कि ये चीज़ हमने सुनी तो सुनी, बट हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए आजकल की, जैसे मुझे नहीं पता था ये चीज़, हमारे जो भी जनरेशन के, मेरी जो जनरेशन के लोग हैं जिन्हें इस चीज़ के बारे में नहीं पता, दे शुड नो बिफोर क्रिटिसाइजिंग BCCI एग्जैक्टली कि हम किस चीज़ से गो थ्रू करके इतने बड़े बने एंड डिजर्व करते हैं इस स्टेज पे होना। कितनी मेहनत गई है उसके पीछे, प्लेयर्स की, बोर्ड की, जो मैनेजमेंट में, स्टाफ में, सबकी कितनी बड़ी मेहनत गई है। तो आई थिंक दैट इज माई टेक अवे फ्रॉम दिस। बट यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज अबाउट अ वेरी फेमस यंगस्टर, जो कि ऑफ लेट बहुत बातें होती हैं उनकी मीडिया में भी, पृथ्वी शॉ। मुझे बहुत सैड फील होता है जब मैं मुझे खुद भी बहुत सैड। आई थिंक तुम तो और बोल सकते हो इस पर, क्योंकि तुम्हारे बैच का ही है ना वो अपेरेंटली। क्या सेम ईयर से, मतलब उसको मैंने बचपन से देखा हुआ है कि जब हम लोग 13-14 साल के भी थे ना, तब भी वो आता था कि भाई पृथ्वी शॉ एक बंदा है जिसने भी रिकॉर्ड तोड़ा है स्कूल में, एंड ये ही इज राइजिंग अप द रैंक। सचिन ने स्पॉट कर लिया, पैड्स भी दे दिए, पता है कि ये बड़ी चीज बनने वाला है। गिल विल को कोई नहीं जानता था तब। या और ये उसी का ही, उसी बैच का है, साथ में ये लोग अंडर 99 हाँ। या सो आई थिंक पृथ्वी शॉ का नो डाउट ही इज अ चाइल्ड प्रोडिजी। स्टार्टिंग से उनके चर्चे बहुत ज्यादा रहे, एज यू सेड कि 13-14 साल में 2013 वाज दैट ईयर जहां पे उनका नाम एकदम से मीडिया में आता है, जब वो स्कूल क्रिकेट मैच में 546 रन्स बनाते हैं, विच इज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन्स। या और उस टाइम पे वो सिर्फ 14 साल के थे। इंस्टेंटली मीडिया में उनका नाम होता है, सचिन तेंदुलकर तक ये बात पहुंच जाती है। एज यू सेड उन्होंने पैड्स दे दिए थे अपने, एक वो थोड़ा फिगर भी थोड़े वैसे ही है, थोड़ी शॉर्ट हाइट के हैं। गावस्कर ने अपने पैड सचिन को दिए थे, तो सेम चीज हुई। ओके राइट। आईसीसी ने एक वीडियो निकाली थी, इस पृथ्वी शॉ द नेक्स्ट सचिन, बहुत फेमस वीडियो है वो। सो आई थिंक बहुत आराम से सबको ये लगा था कि ही इज द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर, क्योंकि पूरा ट्राइजेक्ट्री उस टाइम पे करेगी वैसी थी। सचिन भी बहुत अर्ली ऑन ही अपने उसमें आ गए थे, मीडिया टेंशन में आ गए थे। दैट इज वाई सबको लगा कि ही इज टू बी द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर। वर्ल्ड कप जीते थे अंडर 19 का, तो पृथ्वी शॉ कैप्टन थे और अपने डेब्यू पे 100 मारी थी। 2018 में शॉ ने कैप्टन करा था अंडर 19 टीम को, वर्ल्ड कप लेके जाते हैं। एंड उस टाइम पे सबको लगा कि ये विराट कोहली के फुटस्टेप्स भी चल रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली ने 2008 में सेम चीज करी थी, कैप्टन करके अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था इंडियन टीम को। ऑल्दो तब से था कि गिल विराट कोहली के ज्यादा वो हैं। अच्छा, उधर तब से हो गया, तब से था, मतलब गिल ने खुद भी कह रखा था उस टाइम पे कि मैं विराट कोहली को बहुत फॉलो करता हूँ। पृथ्वी शॉ का था कि सचिन भाई, ओके सचिन वाला चल रहा है। एंड देन 2018 में ही एज यू सेड उनका इंडियन टीम में डेब्यू होता है, जहां पे वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक सेंचुरी मार देते हैं, ओप्पो वाली जर्सी में। या ही बिकम्स द यंगेस्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी ऑन हिज डेब्यू, ब्रेकिंग सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड। उस टाइम पे सिर्फ 18 साल के थे पृथ्वी शॉ। बहुत अच्छा स्टार्ट होता है करियर का। 18 में ही उनको डीसी भी खरीद लेती है IPL में, एंड ही हैड अ डिसेंट डेब्यू कैंपेन। तो बहुत अच्छा उनका जा रहा था। एंड देन हमें पता चलता है, एंड इस पूरे सेगमेंट में आपको पता चल जाएगा कैसे उनका करियर का डाउनफॉल भी हुआ है, कैसे होते सॉर्ट ऑफ इररिलेवेंट हुए एकदम से ही पूरे क्रिकेट। फनी पार्ट इज दैट ही इज स्टिल जस्ट 25। वही एंड में अभी से ऐसा लग रहा है करियर खत्म हो गया। या उनका पूरा लुक वुक देख के भी ऐसा लगता है दैट ही इज 35-40 अभी अपेरेंटली उनको वो मुंबई की टीम से हटा दिया ना फॉर बीइंग ओवरवेट। या ओवरवेट एंड इनडिसिप्लिन्ड। अब वो पता नहीं, चलो इसके चलते उन्हें हटाया गया। उसके बाद पृथ्वी शॉ ने एक पोस्ट डाली है एक सेंचुरी मारते अपनी फोटो की, और उसमें कहा है कि थैंक्स आई नीडेड अ ब्रेक। सही बाबा। हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा थोड़े अजीब से उनके कमेंट्स भी रहे हैं। बट यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनका करियर का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 2018 में एज आई सेड कि उनका वेस्ट इंडीज़ में सेंचुरी मारते हैं, IPL बहुत अच्छा जाता है। देन 2018 में अक्टूबर में उनको ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जाना था, जब वी न्यू कि वहाँ पे जीत गए थे जाके।
एंड वहाँ पे वार्म अप मैचेस में पृथ्वी शॉ का एंकल ट्विस्ट हो जाता है, जिसके चलते वो पूरी सीरीज के लिए बाहर हो जाते हैं. दिस वॉज प्रॉब्ली द स्टार्ट जहाँ पे हमें दिखता है कि अभी इंजरीज के दौरान पृथ्वी शॉ को बाहर होना पड़ता है. किस्मत खराब है, थोड़ी किस्मत खराब है यहाँ पे. एंड देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्ट्रोवर्सीज कहाँ से स्टार्ट होती है. इसके चलते पूरा टूर वो मिस करते हैं. देन 2019 नेक्स्ट ईयर फरवरी में वो सैयद मुश्ताक अली का एक मैच खेल रहे थे. मैच के बाद जो वाडा प्रोटोकॉल्स होती हैं जो कि डोपिंग टेस्ट करती हैं, वो आती है उनके पास और कहते हैं कि हमें आपका यूरिन सैंपल चाहिए. वो यूरिन सैंपल देते हैं एंड देन उस पर एक सब्सटेंस निकलता है टर्ब्यूटेलाइन करके, जो कि वाडा प्रोटोकॉल्स के अंडर इट इज़ प्रोहिबिटेड फॉर प्लेयर्स टू टेक इट. बट एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि ये जो टर्ब्यूटेलाइन सब्सटेंस है ये कफ सिरप्स में बहुत ईजिली मिलता है. गला खराब है, कफ सिरप ली है, उससे हो गया. एंड पृथ्वी शॉ ने एक्सप्लेनेशन भी यही दिया था इसका कि मैंने कफ सिरप ली थी, कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, उसके चलते कफ सिरप ली एंड इसकी वजह से ये चीज़ निकल के आई है, जो कि आईसीसी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये चीज़ हुई होगी. यानी एक बहुत ही रियल चीज़ है जहाँ पे कई सारे प्लेयर्स के साथ ऐसा होता है कि वो एक्चुअली में डोपिंग कर नहीं रहे होते हैं, वो कोई नॉर्मल चीज़ ले रहे होते हैं जो कि हम लोग भी लेते हैं, कोई दवाई ववाई, उसमें वो सब्सटेंस निकल आती है. इसके ऊपर हम लोग होपफुली एक बहुत ही जल्दी एक गेस्ट को बुला के एक पॉडकास्ट करेंगे. बट इसके चलते ही एज आई सेड कि एक्सेप्ट तो कर लिया बट आप उसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते. आपको कुछ ना कुछ बैन तो देना ही पड़ेगा क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है चीज़. तो बीसीसीआई उन्हें 8 महीने का बैन देती है, विच मीन्स फ्रॉम 16 मार्च 2019 उन्हें बैन मिला और वो 16 नवंबर 2019 तक रहा. तो बेसिकली आप एक तरीके से कह सकते हो कि उनका वो एक पूरा साल भी चला गया यहाँ. करेक्ट. 2019 ईयर भी चला गया. देन दिसंबर 2020 नेक्स्ट ईयर उनका कमबैक होना था जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए पिक करा जाता है. जब यहाँ पे वो 36 ऑल आउट वाला जो पूरा सीन हुआ था उसमें वो पहला मैच खेलते हैं एज एन ओपनर एंड देन वहाँ पे वो अपने पहले मैच में पहली इनिंग्स में 0 बनाते हैं एंड देन नेक्स्ट इनिंग्स में अपने 4 रन बनाते हैं, जिसके चलते इसके बाद इस वाले मैच के बाद विराट कोहली भी चले गए थे जब उनका फर्स्ट बेबी बॉर्न हो रहा था. एंड देन इसके बाद रहाणे जब कैप्टन बनते हैं तो उन्हें पिक नहीं करते, पूरी सीरीज उनकी बाहर रहते हैं वो. इसी के चलते वो अपना जो उनका कमबैक का मौका था वो भी यहाँ से वो गवा देते हैं एंड करियर यू कैन ऑलरेडी सी कि थोड़ा डिक्लाइन में ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है. 2018 तक जो आदमी लग रहा था कि नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर होगा, बाय 2020-2021 अब वो थोड़ा सा डिमिनिश होते दिख रहा था उसका करियर, विच इज़ वेरी सैड अगेन. देन 2021 में एक और कंट्रोवर्सी होती है उनके साथ एंड यू विल सी कि अब लगातार कंट्रोवर्सीज ही हो रही है इनके पूरे करियर में. जब डीसी आईपीएल चल रहा था और डीसी के कोच थे रिकी पॉन्टिंग, मीडिया में वो क्वेश्चंस अटेंड करने आए थे और उनसे पूछते हैं कि पृथ्वी शॉ की बैटिंग के बारे में आपका क्या कहना है. और रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि मैंने उनसे बोला है कि वो बहुत क्लोजली मेरे साथ काम करें नेट्स में, और पृथ्वी शॉ ने रिफ्यूज़ कर दिया उस चीज़ को. ओ, ये मुझे नहीं पता था. अगर एक कोच ही चीज़ आके कह रहा है एंड रिकी पॉन्टिंग आके कह रहा है, आई नो अभी हमने काफ़ी बुराई करी है उनकी, बट अगर रिकी पॉन्टिंग आके कह रहा है हु इज सच अ डिसिप्लिन्ड गाय हिमसेल्फ ओवर द ईयर्स अपने क्रिकेटिंग करियर में रहे, तो यू नो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है. देन एज यू सेड कि अभी मुंबई टीम से भी उन्हें इनडिसिप्लिन और फिटनेस के द्वारा हटाया गया है, तो यू नो कि कुछ प्रॉब्लम तो रही है पृथ्वी शॉ के साथ. और वो इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम यहाँ 2021 में सबसे पहले निकल के आती है, जिसके चलते अगेन पूरे आईपीएल सीजन में उन्हें बहुत रेगुलरली चांस नहीं दिए जाते. द नेक्स्ट कॉन्ट्रोवर्सी कम्स परहैप्स द मोस्ट शॉकिंग एंड द मोस्ट करियर डीरेलिंग विच कम्स इन 2023, जो कि सबको बहुत ही अच्छे से याद होगा. जब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी सपना गिल करके, उन्होंने उन पे एलिगेशंस लगाए थे मोलेस्टेशन के और असॉल्टिंग के, और असॉल्टिंग विद अ बैट. अच्छा. तो काफ़ी वायलेंट और बहुत ही गंदे टाइप के एलिगेशंस लगाए गए थे. बट इसके पीछे का सच जो है, पहली बात तो मैंने पुलिस की रिपोर्ट इसमें देखी है, पुलिस ने जो जो आके बोला है वो देखा है. फिर पृथ्वी शॉ का एक अलग से इंटरव्यू भी है, इंडिया की जर्सी में हो सकता है वो ट्रेनिंग करके हटे होंगे, उसके उनसे पूछा गया था, उसमें उन्होंने पूरा सीन नरेट करा है कि क्या क्या एग्जैक्टली हुआ था. एंड देन यू गेट टू नो कि क्या रियलिटीज थी इसके पीछे की. बेसिकली हुआ क्या था 2023 में, पृथ्वी शॉ जो है अंधेरी करके एक जगह है मुंबई में, वहाँ पे एक पब था, वहाँ पे वो गए थे अपने दोस्तों के साथ. एंड दोस्तों में सिर्फ लड़के नहीं थे, एक कपल भी था. तो बेसिकली लड़कियाँ भी थी, लड़के भी थे. एक बड़ा सा ग्रुप गया था उनका पब में पार्टी करने या फिर ऐसी थोड़ा टाइम स्पेंड करने. वहाँ पे वो काफ़ी घंटे गुजारते हैं. एंड देन पृथ्वी शॉ सेज कि ये सपना गिल और उसका एक दोस्त जिसका नाम था शोभित ठाकुर, ये दोनों आते हैं और उनसे सेल्फीज मांगते हैं. बैठे हुए तो नॉर्मली आते हैं और सेल्फीज मांगते हैं. एंड अपेरेंटली दे वर क्वाइट ड्रंक. तो वो कहते हैं ठीक है सेल्फी ले लो. सेल्फी लेते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद वापस आते हो दोनों, कहते हैं नहीं वो ब्लर हो गई. तो उसने कहा चलो ठीक है वापस ले लो.
सेल्फी लेते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद वो आते हैं, दे वर कम्प्लीटली ड्रंक, एंड देन शोभित जो था, शोभित ठाकुर, क्योंकि सपना गिल ने तो भाई साहब बाद में आके बोला मैं तो जानती भी नहीं इस प्लेयर को, और मैं तो सिर्फ धोनी, विराट कोहली, इन सबको जानती हूँ। शोभित ठाकुर आते हैं, पृथ्वी शॉ के गले में हाथ डालते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं ऐसे करके, और तब पृथ्वी शॉ नेचुरली थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। डेफिनेटली भाई, थोड़ा जब फिजिकल हो जाए आदमी तो तुरंत आपका कुछ हो गई, सेंसेस में नहीं है भाई, मैं तो बहुत इरिटेशन होगी। तो उनने हाथ वाथ हटाया और थोड़ा बोला, जो पृथ्वी शॉ के दोस्त थे साथ में उनने भी थोड़ा ज़्यादा बोला उन्हें, थोड़ा सा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई, फर्स्ट क्रिएट हुआ पब के अंदर, एंड जो मैनेजर था पब का वो आता है और सपना गिल और शोभित ठाकुर कहता है आप यहाँ से चली जाइए। फिर थोड़ा टाइम पृथ्वी शॉ और जो भी फ्रेंड्स थे सब थोड़ा टाइम वहाँ पे गुजारते हैं, एंड देन वो लोग भी चले जाते हैं। वो लोग निकलते हैं और वो गाड़ी में बैठता है पृथ्वी शॉ, उसके साथ कुछ दोस्त भी थे उसके, और बाकी दोस्त दूसरी गाड़ी में आ रहे थे, 2 गाड़ियाँ थी बेसिकली। फिर जब वो जा रहे होते हैं, एयरपोर्ट रोड करके एक जगह है वहीं पे पास में, जो कि वही एयरपोर्ट के साइड से निकलती है नेचुरली, वहाँ पे बैरिकेड्स भी काफ़ी कर रखे हैं पुलिस ने ताकि थोड़ा स्लो चले लोग। वो गाड़ी में बैठ के निकलते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं, जब वो ये देखते हैं कि वो पीछे शोभित ठाकुर और सपना गिल फॉलो कर रहे हैं उन्हें गाड़ी में। एंड उसे लगा कि चलो कुछ होगी बात, तो वो जाके बैरिकेड्स के साइड में गाड़ी रोकता है और बैठा होता है सिर्फ। तब उसे एकदम सी आवाज़ आती है बहुत तेज़ बैट मारने की गाड़ी पे, और वो मारा होता है वहाँ पे जहाँ पे वो पेट्रोल खोल के डालते हैं, उस पर मारता है। और पृथ्वी शॉ ने चीज़ बोली है कि भाई इतनी मेहनत से गाड़ी ली है मैंने, कोई भी करेगा ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो गाड़ी से निकलते हैं एंड उन्होंने चीज़ बोली है कि हाउ हेल्पलेस ही वॉज फीलिंग, क्योंकि सामने एक लड़की थी, ऑब्वियसली उनके हाथ बंधे हुए थे, कुछ कर तो सकते नहीं थे क्योंकि वरना बहुत ही जल्दी सिचुएशन एस्केलेट होती है वहाँ से। तो वो कुछ करते नहीं है, बस उनसे बैट छीनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिर्फ गाड़ी को हार्म नहीं कर सकती वो चीज़, वो किसी दोस्त पे या खुद पे मार दिया तो सेल्फ डिफेंस के चलते हुए बैट छीनने की कोशिश करते हैं। और शोभित ठाकुर जो कि उनका दोस्त था सपना गिल का, वो वहाँ पे रिकॉर्ड करने लग जाता है, और स्पेसिफिकली वो वीडियो वायरल वही होती है जहाँ पे वो बैट छीन रहे होते हैं, जिससे सबको लगता है कि ये फिजिकली क्रिएट एक्चुअली में इन्होंने मारा है। हाँ राइट। एंड फिर जब वो फोन रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते तो पृथ्वी शॉ ने खुद भी कहा कि भाई सब याद रखना कि ये चीज़ 2023 में हुई थी, 1 साल पहले, 23 ईयर्स के थे वो, बहुत यंग एज है भाई किसी भी के लिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वरना बहुत डिफरेंट तरीके से शायद हैंडल करता है इस चीज़ को। बट वो बहुत डर भी गए थे कि यार मैं अभी एक खिलाड़ी हूँ, अभी बहुत यंगस्टर हूँ मैं, मेरा करियर ऑलरेडी थोड़ा सा डिरेल हो चुका है, इस चीज़ में अगर मैं फंस गया तो मेरी बहुत गंदी हालत हो जाएगी। तो फिर वो जो है फ़ोन भी छीनने का ट्राई करते हैं, एंड देन वो भी रिकॉर्ड हो जाता है कि वो फ़ोन छीनने का ट्राई कर रहे हैं। इसी के चलते फिर उनसे बैट वैट छीनते हैं, फेंकते हैं उधर, और उनके दोस्त कहते हैं कि तू मेरी गाड़ी में बैठ और तू घर निकल जा, हम तेरी गाड़ी में जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलेगा कि पृथ्वी शॉ इस गाड़ी में चेंज करी उन्होंने। पृथ्वी शॉ दूसरी गाड़ी में बैठता है और जाके घर निकल जाता है। फिर इनके दोस्त जो गाड़ी में जाते हैं, जो कि पृथ्वी शॉ की गाड़ी थी, वो नोटिस करते हैं कि अभी भी सपना गिल और वो फॉलो कर रहे हैं उन्हें भाई, और वो आके ठोक देते हैं गाड़ी को। फिर और पृथ्वी शॉ पूरे टाइम कॉल पे था ये जानने के लिए क्या हो रहा है इस टाइम पे। पृथ्वी शॉ कहता है भाई सीधा पुलिस स्टेशन निकलो, और वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, बीच में 2 बाइकर्स भी आ गए थे साथ में, गुंडा था क्या? अब वो एग्जैक्टली अननोन है कि कौन थे वो, क्योंकि वो उन्हें पता चल गया था बाइकर्स को कि पुलिस स्टेशन वाली जगह पे जा रहे हैं, तो वो एक सिग्नल पहले ही रुक गए थे, पर ये सपना गिल फॉलो करती रही उसे। एंड ये डायरेक्टली जाके पुलिस स्टेशन में रुकते हैं। फिर पुलिस आती है और देखती है कि ऑब्वियसली इन्हें पीपा रखी है, भाई ये कैसे एक्ट कर रहे हैं, तुरंत जाके सपना गिल को अरेस्ट कर लेते हैं। देन जब बेल मिलती है सपना गिल को, तो वो जाके एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन करके एक वही है पुलिस स्टेशन है वहाँ पे, वहाँ जाती है और फिर एलिगेशंस लगाती है कि मेरे साथ मोलेस्टेशन हुआ है, इन्हें मुझे बैट से मारा है। बैट बेसबॉल बैट सपना गिल ने यूज़ करा था, ये सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हो। अच्छा, ये सब है उनका। और जाके पृथ्वी शॉ की उस पे विंड स्क्रीन पे मारा था, टूट गई थी पूरी विंड स्क्रीन। ये चीज़ सीसीटीवी फुटेज में है, एंड दैट इज़ वाई ये कोर्ट में भी केस बहुत जल्दी सॉल्व हो गई थी और बहुत जल्दी ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि पृथ्वी शॉ का कुछ हाथ नहीं है इसमें, ना उसमें से किसी दोस्त का हाथ है। पृथ्वी शॉ ने ये चीज़ अपने इंटरव्यू में बोली कि अगर आप मेरे को एक वीडियो दिखा दो जहाँ पे मेरा दोस्त कुछ फिजिकली असॉल्ट कर रहा है किसी भी लड़की को, तो मैं तुरंत कह दूंगा कि भाई ठीक है, मेरे को जेल मंजूर है। पर कुछ क्लू निकला ही नहीं ऐसा, और फिर ये एलिगेशन बहुत ही जल्दी बहुत आराम से हट गए, बहुत जल्दी क्लियर आउट हो गया उसका नाम। बट ऑब्वियसली एक 23 साल के लड़के के लिए बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग चीज़ होगी है कि उस पर केस ऐसा टाइप का आ गया मोलेस्टेशन और असॉल्ट का, जबकि ड्रामा ये है मतलब। हाँ, जबकि हुई एकदम उल्टी चीज़ है। बट इट वॉज क्वाइट स्कैरी, एंड द प्रॉब्लम है कि सपना गिल को उसके साथ कुछ
नेचुरली कुछ पनिशमेंट मिली नहीं उसके चलते हुए। पनिशमेंट नहीं मिली? नहीं मिली, मतलब जेल वेल होनी चाहिए थी पर वो कुछ हुआ नहीं उससे अल्टीमेटली। भाई अगर आप ऐसे फेक एलिगेशन लगा रहे हो तो फिर तो आपका प्रॉपर केस उतनी पनिशमेंट होनी चाहिए जितनी एक्चुअली में एलिगेशन सच होता तो लड़के हाँ लगती, वो उतनी मिलनी चाहिए थी बट शेमफुल नहीं मिलती। एंड देन जो लास्ट कंट्रोवर्सी जो मैं वही कहने वाला था, वही 2024 में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उनको टीम से निकाल दिया जाता है ड्यू टू इनडिसिप्लिन एंड फिटनेस इशूज। एंड देन वो अपनी वो फोटो डालते हैं जहाँ पे कहते हैं थैंक्स आई नीडेड अ ब्रेक। बट इट इज़ जेन्युइनली वेरी सैड व्हाट इज हैपनिंग टू हिम। लास्ट ईयर आईपीएल में भी स्टार्ट उन्हें दिया गया था बट फिर वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए उन चांसेस को, फिर निकाल दिया गया था बाद में। कोई बड़ी बात नहीं, इस साल शायद रिटेन तो नहीं होंगे, पता नहीं बिकेंगे नहीं। या इट इज़ वेरी सैड व्हाट इज हैपनिंग, बट वही है ना यार, ही इज जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड। अभी उनके पास 10 साल और है जहाँ पे वो चीज़ को टर्न अराउंड कर सकते हैं। पर अब पता क्या अभी तक जो हुआ है ना, इसमें पृथ्वी शॉ की गलती भाई बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही गलत तरीके से पोर्ट्रे करा गया है। बट अब जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी शॉ का ही हाथ है। he only has himself to blame। जो अगर आपका फैट परसेंटेज इतना हो चुका है भाई, आप भाई 24-25 साल की उम्र में तो आप कभी भी भाई बॉडी पीक पे है, कर लो ट्रांसफॉर्मेशन ना। ऐसा थोड़ी कि 35-40 के हो चुके हैं कि अब वो बॉडी इतना सपोर्ट नहीं कर रही, ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लग रहा है। प्लस गिवन कैसे उनका रहा है ओवरऑल करियर, जैसी टेक्निक है भाई, बहुत आराम से कम बैक कर सकते हैं। हाँ, इतना गिफ्टेड प्लेयर है यार। हर किसी के प्लेयर का कंपैरिजन सचिन से नहीं होता, तो कोई बात तो डेफिनेटली है। बट जो इनडिसिप्लिन है, जो फिटनेस इश्यूज है, आप भाई गिल को कितनी भी गाली दे लो, वन ऑफ द फिटेस्ट गाइज अभी टीम में है, वो मेंटेन कर रखा है। जायसवाल भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जितने भी यंगस्टर्स और आ रहे हैं सब फिट है एकदम। तो पृथ्वी शॉ क्यों नहीं कर सकते ऐसा? पहले तो ऐसे नहीं थे। तो आई थिंक भैया परहैप्स मेंटल स्पेस सही नहीं है, क्या है, बट इट इज सैड टू सी कि सिचुएशंस ने ऐसी मेंटल स्पेस क्रिएट करी और उस मेंटल स्पेस ने अभी ये थोड़ा सॉर्ट ऑफ डाउनफॉल क्रिएट करा है। मैं तो अभी भी उम्मीद लगाता हूँ कि वो बंदे को मिलता है अपना ड्यू भाई, जो प्रॉमिस उसने दिखाया था। बिकॉज मतलब मेरे लिए इस जनरेशन में जो सबसे पहला प्लेयर था वो पृथ्वी शॉ ही था। गिल, अभिषेक शर्मा सब बहुत बाद में है, रियान पराग, जो सब फर्स्ट नेम था कि जो नया लड़का जो आ रहा है तगड़ा खेलेगा, वो पृथ्वी शॉ का था। बट सैड टू सी कैसे करियर पैन आउट कर रहा है। या बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी नाउ, जो सबसे बड़ी स्टोरी होने वाली है इस पॉडकास्ट की, जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाली है, जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है परहैप्स आज के टाइम पे। योगराज सिंह वर्सेस MS धोनी। ये एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्टोरी है, लोग बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ओपिनियंस रखते हैं। हमें वो सारी बातें करनी है, लेकिन एक बहुत ही नुआंस के साथ। आई थिंक इस स्टोरी के पीछे काफी सारे साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी करनी जरूरी है। क्योंकि जो कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स हैं, इतने सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं। सिर्फ एक आदमी अगर ब्लंटली आके कुछ मुंह पे बोल देता है, चाहे वो सच हो या जो भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। मैं युवराज सिंह के लिए बात कर रहा हूँ। कैरेक्टर्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एंड इसीलिए ना हमें इनका पास्ट जानना बहुत ज़रूरी है। धोनी के ऊपर जो कमेंट्स हुए हैं वो सही है, गलत हैं, क्यों हैं, इसका राज यहीं से छुपा हुआ है। क्योंकि योगराज सिंह के मोटिवेशंस क्या हैं लाइफ में, अगर हम लोग उनको स्टडी करें। भाई देखो, योगराज सिंह और कपिल देव साथ में प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, इंडिया से पहले, खेलने से पहले साथ में सेम एकेडमी में पले बढ़े, काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे। कपिल देव खुद हमेशा से मानते थे कि योगराज सिंह वॉज अ बेटर प्लेयर। ओके, ज़्यादा तेज बॉलिंग थी, बेटर फील्डर, फिटर, सब। जबकि योगराज सिंह काफ़ी एक रईस फैमिली से हैं, एंड कपिल देव इज दैट गाय जो कि होता ना कि फ्रॉम नोबडी टू रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी। पर वो कहते हैं कि ड्राइव जो थी ना अंदर, मेहनत करने वो योगराज सिंह में थी बहुत ज़्यादा। जो कई लोग कहते हैं ना कि रईस लड़का है तो वो मेहनत और स्ट्रगल नहीं करना, योगराज सिंह के साथ वो नहीं है। विच इज आई थिंक युवराज सिंह के साथ भी आज तक कोई जिंदगी में वो एलिगेशन नहीं लगाता नेपोटिज्म वाला। फेयर, हाँ, कि रईस है तो ये नहीं करा, वो नहीं करा। जो उसने करा है ना, वो जो गरीब लड़के हैं वो भी नहीं कर सकते। इतना कुछ करा है युवराज सिंह ने। तो युवराज सिंह के अंदर वो ड्राइव थी, वो डिसिप्लिन था, वो डेडिकेशन था क्रिकेट के लिए। बट एज लक वुड हैव इट, एज फेट वुड हैव इट, युवराज सिंह डिड नॉट प्ले मच फॉर इंडिया। दिन 6 ODIs और 1 टेस्ट मैच, 6 + 1 7 थाला फॉर रीजन 7 मैचेस खेले आई थिंक इंडिया के लिए। एंड कपिल देव वी नो जो लेजेंड वो बने। एंड युवराज सिंह के साथ हमेशा से ये था कि जब कपिल देव इंडिया के लिए खेलना शुरू करे थे तो वो कपिल देव नहीं रहे थे, मतलब उनके लिए एटीट्यूड चेंज हो गया था। एंड वो बात काफ़ी हर्ट करी थी युवराज सिंह को। एंड ऐसा भी वो मानते हैं, अब
योगराज सिंह ने, कि आप कितना ट्रस्ट करोगे कितना नहीं आपकी मर्जी है, कि अपेरेंटली उनका टीम से निकलवाने में कपिल देव का बहुत बड़ा हाथ था। जब सेलेक्टर्स के साथ वो मीटिंग करते थे तो बिहाइंड हिज बैक उन्होंने कहा था कि योगराज सिंह को नहीं रखना चाहिए, तो ही फेल्ट वेरी बिट्रेड। इसीलिए आज तक वो दो लोगों के बहुत पीछे पड़े होते हैं, कपिल देव और MS धोनी। और इसके पीछे का साइकोलॉजिकल एनालिसिस अगर आप करोगे ना तो बहुत ज़्यादा पैरेलल्स दिखेंगे। योगराज सिंह के करियर का सबसे बड़ा विलन बिकेम कपिल देव। उसको लेके जो खोट थी दिल में कि मैं अपना पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाया, वो उन्होंने उतारा है युवराज सिंह के ऊपर। युवराज सिंह डिड नॉट वांट टू बिकम अ क्रिकेटर। इनफैक्ट युवराज सिंह बड़ा ब्लंटली कहते हैं कि मुझे धूप में खेलना पसंद नहीं था। टिपिकल एक रिच बॉय वाली जो स्टेटमेंट है ना, स्केटिंग वेटिंग करते थे, वो सब करते थे। मैं अभी एक वीडियो देखा था रिसर्च करते टाइम पे, जो युवराज सिंह ने अपना अनाउंसमेंट करा था रिटायरमेंट का, तो उन्होंने एक वीडियो निकाली थी और उसमें वो योगराज सिंह के साथ ही थे पूरी वीडियो में। तो उसमें एक सीन होता है जब वो दोनों स्टेडियम में बैठे होते हैं, और एक ये स्टोरी है ना कि युवराज सिंह स्केटिंग में गोल्ड मेडल जीत के आए थे एक बार, पता तुम्हें ये? नहीं भाई, तो बचपन से ब्रिंगिंग ऐसी थी कि योगराज सिंह भाई स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर, गोल्ड जीत रहे हो तो वही कुछ है वरना सब बेकार है, वैसी वाली ब्रिंगिंग थी। तो युवराज सिंह स्केटिंग में गोल्ड मेडल जीत लेते हैं और उनको लगा कि भाई बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा पापा से मुझे। भाई 10-12 साल का होगा युवराज सिंह टाइम पे, बच्चे मतलब। तो कि भाई मेरे पापा कहते हैं कि ब्रोंज और सिल्वर कुछ नहीं होता, चैंपियन ही होता जो होता है। तो उनको लगा उन्होंने फुलफिल कर दिया। और छोटा सा बच्चा वो गया तो कि पापा मैं जीत गया गोल्ड मेडल, उन्होंने मेडल उठा के फेंक दिया और कह दिया आज से लड़कियों का गेम मत खेलना। ओ भाई साहब। और फिर मतलब बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज करा है भाई बचपन में, बहुत ज्यादा। युवराज सिंह के आप अभी भी जो इंटरव्यूज देखोगे उससे आपको पता चली जाएगी ये चीज। अबे तुम वो वाली वीडियो ही देख लो ना, मैं सबको कहूंगा रिटायरमेंट वाली। उसमें जब युवराज सिंह बोल रहा होता है, जस्टिफाई कर रहा होता है कि मैंने ऐसा क्यों करा वैसा क्यों करा, तो युवराज सिंह के एक्सप्रेशंस देखना, इमोशनलेस चेहरा है, एकदम डेड है, एकदम लगता है देखने में कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो मुझे लगता है बहुत डीप एक ट्रॉमा है वो बचपन का। आई थिंक क्लियरली वो अंडरस्टैंडिंग भी उतनी अच्छी नहीं है अब उनके बीच में, जो भी है, बट वो तो चलो अलग टॉपिक हो गया। तो इन्होंने पूरा, बट एक बात बताऊं, ये चाहे कितना भी इनजस्टिस था बच्चे के ऊपर, पर युवराज सिंह जो आज है ना, वो सिर्फ युवराज सिंह की वजह से, ये भी फैक्ट है। युवराज सिंह ने लिटरली मार मार के मेहनत करवा के युवराज सिंह को इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर्स एवर बनाया है। और बहुत अजीब बात इसलिए क्योंकि वही ना, एज यू सेड, ही डिड नॉट वांट टू बी अ क्रिकेटर। एग्जैक्टली, ही डिड नॉट चूज दिस लाइफ, बट युवराज सिंह ने वो लाठी मार मार के वो चीज कराई है। प्लस ही सॉ दैट पोटेंशियल में भी कि हो सकता है। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, ओके। मुझे लगता है वो खुद की जिद थी। वो चाहे युवराज सिंह के जगह कोई और भी बच्चा होता है ना, अगर उनका होता जिसमें पोटेंशियल ना भी होता, तो भी वो चीज़ करवाते। ओके। तो मेरे युवराज सिंह ने ये खुद भी कहा था ये उसी वीडियो में कि आपको कैसे पता कि मैं क्रिकेट में अच्छा कर लेता। तो वो युवराज सिंह अपनी जस्टिफिकेशन जो दे रहे थे। बट इसी के चलते युवराज सिंह बिकेम व्हाट ही इज टुडे, बहुत बड़े प्लेयर बनते हैं। एंड युवराज सिंह जब MS धोनी के सामने आते हैं, इनकी बहुत लंबी हिस्ट्री है, वो सबने मूवी देखी हुई है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सीन्स फ्रॉम अ स्पोर्ट्स मूवी वो वही वाले थे जब युवराज सिंह आते हैं उसमें। सबसे एंटरटेनिंग और स्वैग वैग तो चलो जो अलग है, बट जो मतलब वो लिटरली जान थी उस मूवी की भाई, जब युवराज सिंह वाले इंटरेक्शंस दिखाए थे। अब मेरा पॉइंट ही कहने का ये है कि जिस तरीके से युवराज सिंह का पोर्ट्रेल हुआ है, मुझे नहीं लगता कि एवरीथिंग हैज ऑलवेज बीन नॉर्मल बिटवीन युवराज सिंह एंड MS धोनी। आई थिंक नहीं है। प्लस द इंटरव्यू दैट ही गेव पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था कि हम दोस्त तो नहीं है, बट वो ये भी कहा था कि मैं डिप्लोमेटिक आंसर दूंगा, मैं ऑनेस्ट आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि अगर धोनी से पूछोगे तो वो भी डिप्लोमेटिक आंसर ही देगा। फेयर। बट आई थिंक वही ना कि अगर कोई बंदा की आंसर देने से पहले ये चीज़ बोल रहा है, देन यू ऑब्वियसली क्लियरली आपको पता है कुछ प्रॉब्लम तो है ही। मुझे ऐसा, एंड धोनी की मूवी में जो पोर्ट्रे करा गया उसमें धोनी का हाथ भी है, ऑब्वियसली है। उन्होंने ही फिल्म को वेरीफाई करा तभी रिलीज हुई है पिक्चर। युवराज सिंह का जो पोर्ट्रेल दिखाया गया है, इतने जो सीन्स डेडिकेट करे गए हैं, जो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाले जो पूरा एक डायनामिक्स दिखाए गए हैं, इट इज़ वेरी क्लियर दैट थिंग्स वर नॉट टू फ्रेंडली बिटवीन देम। युवराज सिंह ने कहा कि हम लोग ऑन फील्ड फ्रेंड्स थे, हम लोग कभी भी ऑफ फील्ड इतना फ्रेंडशिप में नहीं थे, विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ हार्ट ब्रेकिंग फॉर अ गाय लाइक मी, क्योंकि हमारा बचपन वो था कि भाई युवराज और धोनी की पार्टनरशिप देखने को मिलती है। बट इसके सिचुएशन के पीछे का राज क्या है? युवराज सिंह के साथ की जो जनरेशन है, ये लोग अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे, वो मूवी में सबने देखा है। धोनी सिलेक्ट नहीं हुए थे। फिर युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, जहीर खान, आशीष नेहरा, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, ये सब
इंडिया खेल गए थे ऑलरेडी। 2003 के वर्ल्ड कप में भी काफी लोग थे इनमें से। धोनी का डेब्यू नहीं हुआ था तब तक। धोनी का डेब्यू इनसे 4 साल बाद हुआ है। धोनी एक्चुअली में युवराज के 4 साल जूनियर है इंडियन टीम में अगर देखा जाए तो। एंड ये सब लोग तब तक बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे सौरव गांगुली के अंडर। धोनी केम इन एज एन आउटसाइडर एंड देन ही वेंट ऑन टू रूल एवरीबॉडी। कैप्टन बन गए थे एंड इवेंचुअली इन सबको हटाया भी धोनी नहीं है। उसके ऊपर एक अलग पॉडकास्ट बन सकता है। आई थिंक क्लियरली वो एक अंडरडॉग स्टोरी तो है ही धोनी की आउटसाइडर वाली स्टोरी है प्रॉपर। एंड इट वो क्लियरली था कि ये नॉर्मल फ्रेंडशिप ग्रुप में नहीं है इनके। एंड सो क्या होता है कि 2007 की बात करते हैं हम, जब तक धोनी एंड युवराज सब लोग टीम में सेटल हो चुके थे, पुराने प्लेयर्स जाना शुरू कर दिए थे। 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप हम बहुत बुरी तरीके से हारे थे, सबको याद होगा, जब ग्रेग चैपल के अंडर बहुत ही ज़्यादा मिसहैपनिंग्स हुई थी। वो वर्ल्ड कप हारने के बाद राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी के अंदर ये बातें हो रही थी कि अब ग्रेग चैपल तो चलो जा ही रहे, राहुल द्रविड़ भी पर सब निकलने वाले हैं कुछ टाइम में, ठीक है। उस टाइम पे वेंगसारकर जो लेजेंडरी क्रिकेटर है हमारे, वो सिलेक्टर थे उस टाइम के। आई थिंक एक और सीरीज के लिए फिर राहुल द्रविड़ कप्तानी करते हैं वर्ल्ड कप के बाद। बट बातें ये होनी शुरू हो गई थी, ऐसा बोलते कि जो प्लेयर्स थे वही मान रहे थे कि अब राहुल द्रविड़ भी मोस्ट लाइकली कप्तानी छोड़ देंगे। एंड अपेरेंटली उस टाइम पे वेंगसारकर और द्रविड़ के बीच में कुछ अनबन थी, कुछ अग्रीमेंट्स नहीं थे। एंड सो उसके चलते हुए राहुल द्रविड़ ने रिजाइन कर दिया कप्तानी से। ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम पे ड्रेसिंग रूम में सारे प्लेयर्स ने कहा था कि सचिन तेंदुलकर आप वापस कप्तानी कर लीजिए टेस्ट मैचेस की, क्योंकि आप ही एक्सपीरियंस है, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड वाइट बॉल में अब युवराज हमें लीड करेंगे। युवराज का वो था जब से वो आया था कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट कैप्टन। वो नैरेटिव था हमेशा से। ही वॉज ऑलवेज सीन एज दैट गाय जो कि एक लीडरशिप फिगर है, वन ऑफ द मोस्ट फ्लैम्बॉयंट प्लेयर्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। वेंगसारकर वगैरह तो इतना हाईली रेट करते थे कि सचिन से भी ज़्यादा मतलब तगड़ा मुझे बचपन में देखने में लगता था युवराज सिंह। युवराज सिंह का वो भी है ना कि वो 12 साल की उम्र में प्रॉपर स्टेडियम में छक्के मारते थे। मतलब आई थिंक अब तो ये चीज़ आप थोड़ा प्रेडिक्ट कर भी सकते हो कि करते ही होंगे भाई, जैसे टाइप के छक्के उन्होंने बाद में मारे हैं। हाँ मतलब वो गिफ्टेड था, वो गिफ्ट था बचपन बैट स्विंग था वैसा पूरा, मार मार के बनाया भी है। हाँ 12 साल क्या होता है यार, 12 साल की मैं आई नो गाइज हु आर 15, 16, 17 who would not be able to hit a 6 जो खेल है क्रिकेट, ऐसे नहीं नॉर्मल बंदा तो वैसे भी नहीं मार पाएगा। नहीं मार पाते थे भाई छक्का 12 साल में। भाई 30 मीटर की बाउंड्री होती है 12 साल के मैचेस के लिए, प्रॉपर स्टेडियम में छक्के मारते थे वो। तो वो था कि ये बंदा नेक्स्ट बिग थिंग है। एंड एक राज यहाँ पे क्या है कि वेंगसारकर योगराज सिंह के बहुत क्लोज फ्रेंड है। ओके तो वो भी कनेक्शन बनता था कि वेंगसारकर सेलेक्टर हैं, युवराज सिंह के बहुत अच्छे क्लोज दोस्त हैं, तो डेफिनेटली युवराज सिंह तो बनेंगे ही बनेंगे अब कैप्टन। ड्रेसिंग रूम भी एक्सपेक्ट कर रहा था, प्लेयर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। आउट ऑफ नोवेयर धोनी को T20 टीम का कैप्टन बना दिया जाता है फॉर द वर्ल्ड कप। हाँ अब फिर लग रहा था कि चलो फिर शायद सिर्फ ODIs के लिए युवराज सिंह कैप्टन होंगे, बट ऑफ कोर्स 3 फॉर्मेट कैप्टन वाली पॉलिसी उस टाइम पे तो नहीं, अभी तो हो नहीं रही, उस टाइम पे जरूर हो जाती। एंड उसी के चलते हुए धोनी को ODI का भी कैप्टन बना दिया जाता है। एंड ये काफी लोग मानते हैं क्लोज सोर्सेस कि युवराज सिंह वाज वेरी क्लोज टू बिकमिंग द नेक्स्ट कैप्टन। वहां से लास्ट मोमेंट पे डिसीजन हटा के धोनी को बनाया गया। कुछ लोगों का ये मानना है कि बिकॉज युवराज सिंह वाज टू फ्लैम्बॉयंट एंड उनको थोड़ी लो प्रोफाइल वाला प्लेयर चाहिए था एक, जो कि इंडियन कल्चर से रेजोनेट ज़्यादा करे, तो उन्होंने धोनी को चूज करा। प्लस ऑफ कोर्स धोनी की क्रेडेंशियल्स तो हैं ही यार, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। एंड जिस बंदे ने बाद में 3 ट्रॉफी जिता दी, हम किस मुंह से मना करेंगे। हाँ। सही एकदम सही डिसीजन था भाई। क्या पता युवराज सिंह नहीं जिता पाते, क्या पता जिता देते, पर जो हुआ वो कुछ कम थोड़ी हुआ है। इसके चलते हुए युवराज सिंह ने उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दी थी कि यार मतलब आई एम डिसअपॉइंटेड कि युवराज सिंह मेरा बेटा नहीं बन पाया कैप्टन इंडियन टीम का। एंड युवराज सिंह ने अपेरेंटली उस टाइम पे युवराज सिंह को कहा था कि ये सब मत बोला करो, क्योंकि करियर पे इफेक्ट पड़ता है। हाँ। सही नहीं रहती चीजें, कल्चर खराब होता है पूरा। पर युवराज सिंह उन्होंने कहा कि मेरा ओपिनियन है, मैं तो दूंगा। एंड यू विल सी दिस थिंग हाउ युवराज सिंह का एक बहुत ही टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट क्या है, ही मेक्स थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ। ये मैं और भी प्रूव करूंगा। उतनी पावर में युवराज सिंह को नहीं होती जितनी युवराज सिंह को हो जाती है। प्लस आई थिंक युवराज सिंह ने जो अचीवमेंट्स लिए हैं वो उनको अपने हकदारी ज़्यादा लगती है उनके ऊपर। एज अ फादर होगा भी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ,
बट एक होता है ना कि युवराज सिंह अपने अचीवमेंट्स को इतना सेलिब्रेट नहीं करता जितना युवराज सिंह करते एंड सेलिब्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है, बात है किसी को नीचा दिखा के सेलिब्रेट करना। जो वो कहते हैं कि कपिल देव के ऊपर थू है कि सिर्फ एक वर्ल्ड कप है तेरे पास, युवराज सिंह के पास 13 ट्रॉफीज हैं, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी एंड उसके बाद ताज होटल में उसी टाइम 2007-8 की बात है, ये इंडियन टीम वहाँ पे रुकी हुई थी एक मैच के लिए, तो युवराज सिंह भी गए थे, युवराज सिंह भी वहीं पे रुके हुए थे, तो वेंगसाकर भी थे वहाँ पे सेलेक्टर। तो उन्होंने देखा युवराज सिंह को, तो होटल में वेलकम करा कि भाई दोस्त है मेरा, आओ बैठो बैठो बैठो। एंड धोनी वहाँ पे थे, खड़े हुए थे, एंड वेंगसाकर, सचिन वगैरह सब थे, तो सचिन वगैरह ने सब बड़े अच्छे से मिला, सब जानते थे क्योंकि सचिन के तो बेटे अभी युवराज सिंह के साथ ही ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। हाँ राइट। तो वेंगसाकर कहते हैं ये हमारे कैप्टन है MS धोनी। तो पहला इंटरेक्शन था, यहाँ से सब शुरू होता है। तो इन युवराज सिंह वर्ड्स, युवराज सिंह ने कहा चलो मेरा बेटा नहीं बना लेकिन टीम का कैप्टन है तो यार अच्छे से ग्रीट करना चाहिए, तो उन्होंने हेलो हाय करा। कहते हैं कि धोनी ने ऐसे थे, ऐसे टेढ़ी नजर से ऐसे पलट के देखा और फिर कुछ नहीं बोला और चले गए वहां से। ठीक है, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव कि एग्जैक्टली। तो फिर वो कहते हैं कि मेरा मन तो करा चांटा मारूं, लेकिन मैंने कहा कि छोड़ो अभी ये सब नहीं करना चाहिए। तो वेंगसाकर ने कहा आओ बैठो, तो युवराज सिंह कहते हैं नहीं यार अभी तुम्हारी टीम मीटिंग है, तुम लोग कर लो, मैं बाहर लॉबी में वेट करता हूँ, आराम से बैठता हूँ वहाँ पे। तो फिर वो वहीं पे बैठे हुए थे, टीम मीटिंग खत्म हुई, धोनी बाहर निकल के आ रहे थे, तो युवराज सिंह ने फिर कहा भाई हेलो हाय जो भी है कि भाई इंडियन टीम का कैप्टन है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कहते हैं कि फिर धोनी ने ऐसे देखा, थोड़ा ऐसे मतलब होता ना एक इशारों से दिखाना कि मैं तुमसे घृणा है करके चुपचाप चले गए। तो युवराज सिंह का ये कहना था कि भाई फॉरगेट दैट आई एम द फादर युवराज सिंह, मैं तुम्हारा सीनियर इंडियन टीम प्लेयर का, ऐसे तुम्हें बिहेव नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता धोनी ने ऐसा करा है, कोई भी प्लेयर अगर ऐसा करेगा तो वो गलत बात ही है। हाँ। पर मुझे नहीं लगता धोनी ऐसा करा है। आई थिंक लेट अलोन ये तो एकदम बेसिक ह्यूमन क्वेश्चन है भाई, अगर कोई ऐसे ग्रीट कर रहा है आपको तो ऑब्वियसली आप ऐसे तो नहीं बिहेव करोगे। एग्जैक्टली। तो इट फेल्ट वेरी वियर्ड, ऑल्दो टू युवराज सिंह क्रेडिट लोगों को लगता है थोड़ा पागल इंसान है, ही इज एक्चुअली वेरी वेल एजुकेटेड मैन इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट और नहीं इन लाइफ एंड पढ़ाई के मामले में। एंड आप उनके कितने भी ये स्टेटमेंट्स देखोगे ना, तो हमेशा कभी भी उन्होंने जो धोनी से जो लड़ाई है वो पर्सनल रही है। कभी भी ये नहीं कहा कि इंडिया हार जाए इसके चक्कर में, कि इंडिया का बुरा हो जाए। इनफैक्ट जो नेक्स्ट इंसिडेंट होता है फेमस, जब 2015 का वर्ल्ड कप आ रहा था, 11 में युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, बट 15 के वर्ल्ड कप आते आते युवराज सिंह वाज नॉट दैट प्लेयर एनी मोर। 2014 में श्रीलंका के अगेंस्ट जो फाइनल हुआ था T20 वर्ल्ड कप का, उसमें युवराज सिंह की बहुत गंदी परफॉर्मेंस थी। बट पता है लोग भूल जाते हैं आज के सोशल मीडिया एरा में, जब रोहित शर्मा विराट कोहली जैसे लोग भी हैं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, युवराज सिंह का उस टाइम पे जो फॉलोइंग थी वो वन ऑफ द वर्स्ट लोएस्ट मोमेंट्स परफॉर्मेंस वाइज चल रहा था युवराज सिंह का। वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस होती है, नॉट पिक्ड, उसके जस्ट बाद IPL ऑक्शन था, 16 करोड़ का रिकॉर्ड ब्रेक करा था दिल्ली का, एंड युवराज सिंह वाज नेवर द सेम प्लेयर इन IPL। उसके बाद भी 16 करोड़ में बिके थे उस टाइम पे। मतलब लोग शायद रियलाइज नहीं करते, जिन लोगों ने रिसेंटली क्रिकेट देखना शुरू करा जो छोटे उम्र में, कि युवराज सिंह कितनी बड़ी डील थी उस टाइम पे। आई थिंक बड़ी डील नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, बट उसके अलावा ब्रांड वैल्यू जैसी पर्सनालिटी थी उनकी, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी थी। एक वो जो स्वैग आप कहते हो, जो एक आदमी अपना एटीट्यूड से लेके आता है, वो सब युवराज सिंह वॉज आउट गए जिसने करी हुई थी। 2 मैन ऑफ द टूर्नामेंट्स यार, जिताए 2 वर्ल्ड कप भाई, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। एंड जैसे ही वो 16 करोड़ में बिकते हैं, युवराज सिंह आके इंटरव्यूज देना चालू कि ये भगवान ने चांटा मारा है धोनी को, ऐसे कह के वैसे कह के। बट ही ऑल्सो सेड कि मैं आई प्रे कि धोनी वर्ल्ड कप जीत जाए, इंडिया वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि नहीं जीते तो फिर देखना कि क्या होगा। आई थिंक ईदर वे एक बंदा जो इंडियन टीम के लिए खेला हुआ है ना, वो कभी विश नहीं करेगा कि इंडिया हार जाए। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर युवराज सिंह के साथ कुछ इशू है भी, तो कभी भी उन्होंने इंडिया पे वो बात नहीं आनी थी कि धोनी इंडिया के कैप्टन है तो इंडिया भी ना जीते। मैं बस इतना कह रहा हूँ। ये सब होता है। उसके बाद इवेंचुअली युवराज सिंह नहीं आते स्क्वाड के अंदर, बाद में 1-2 साल के लिए आते भी हैं तो उनको निकाल दिया जाता है, उनको रिटायरमेंट लेना पड़ जाता है अल्टीमेटली। जो परहैप्स रिसेंट टाइम से जो बिगेस्ट कंट्रोवर्सी हुई है वो होती है 2019 वर्ल्ड कप वाली, जिसकी वीडियो सबसे ज़्यादा लोगों ने देखी होगी। जब युवराज सिंह का इंटरव्यू लिया जाता है 19 के सेमीफाइनल में, जब धोनी रन आउट हो जाते हैं, इंडिया हार जाती है, युवराज सिंह आके पब्लिकली कहते हैं कि भाई इसने जानबूझ के ये मैच हरवाया है।
बिकॉज ये इतने सेल्फिश इंसान है कि वो चाहते थे कि वो इकलौते ऐसे कैप्टन हो इंडिया के जिनके अंडर एक वर्ल्ड कप जीता गया 28 साल के बाद, और कोई ना हो वो। एंड फिर उन्होंने बहुत कहा कि मैं 10-12 बॉल गिना सकता हूँ जो कि इनके पूरे स्लॉट में थी, जो कि जब ये चेन्नई से खेल रहे होते हैं तो चटाका मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। एंड देखो जो वो स्पोर्टिंग साइड वाला है कि क्या धोनी को थोड़ा तेज खेलना चाहिए था, वो तो हमने डिबेट कर रखी है। आई थिंक हमें भी लगता है कि थोड़ा फास्ट खेल सकते थे, बट ये सब कहना कि भाई आप इंडिया को जानबूझ के हरा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, दिस इज वेरी क्रॉस द लाइन। वही नहीं बोलना चाहिए था इतना। आप अरे भाई बोलना तो कभी भी नहीं चाहिए था। नहीं, आई थिंक एक जब आप एक तरीके से आप एक एंटी नेशनल पोर्ट्रे कर रहे हो ना किसी को, क्योंकि आप कह रहे हो इंडिया को हरवाया इसने जान के, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, आउट ऑफ एवरीथिंग, कि मैं ही वो कैप्टन बनूं जिसके अंडर हम जीते थे ट्रॉफी। आई थिंक वहां पे आप एक थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा ले रहे हो। अभी आपके पर्सनल अटैक्स थे जो कि किसी फाइट में, आई नो इट्स वेरी अगली टू सी, एंड अगर आप सुनोगे तो आपको खुद भी गुस्सा आएगा, बट अगर आप एक्चुअली देखो तो यहाँ पे योर क्वेश्चनिंग इज कैरेक्टर, तो वो चीज हो जाती है। इनफैक्ट उसी इंटरव्यू में फिर वो ये भी कहते हैं कि 2011 का भी जो वर्ल्ड कप था उसमें धोनी ने जानबूझ के ऊपर बैटिंग करी थी फाइनल में, क्रेडिट लेने के लिए, और अगर आउट हो भी गए तो बाद में तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट वाला प्लेयर युवराज खेल ही रहा है, तो अगर इंडिया हारेगी तो उसका फॉल्ट है, फिर उसके ऊपर बात आएगी। ऑल्दो युवराज सिंह ने इस चीज़ को डिबंक कर दिया था, क्योंकि वो डिसीजन पहले से ही था कि अगर विराट कोहली आउट होंगे तो एक राइट हैंडेड बैट्समैन जाएंगे, गंभीर आउट होंगे तो मैं जाऊँगा। एंड युवराज सिंह ने इनफैक्ट 2015 वाले वर्ल्ड कप के टाइम पर भी कहा था, उन्होंने ट्वीट किया था, मुझे बहुत पॉपुलर इंसिडेंट से मुझे याद है ये, कि माई फादर शोरली गॉट कैरिड अवे, आई लव प्लेइंग अंडर MS धोनी एंड आई एम टू डू दैट इन फ्यूचर एज वेल। 2015 में अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, बिफोर हमने सोचा भी था कि हम इस पर रिसर्च करेंगे, मेरे फोन पे एक रील आई थी, उसमें युवराज सिंह का इंटरव्यू लिया जा रहा था और उससे पूछा गया कि आपको प्रॉब्लम हुई थी जब 2015 में आपको नहीं लिया गया था, तो उसने ऐसे करके बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया उनने। युवराज सिंह कहते हैं कि ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम, एंड एज अ कैप्टन आपको बहुत सिर्फ ये नहीं देखना होता किस प्लेयर को सेलेक्ट करना है, किसको नहीं देखना, आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। एक ग्रैंड पर्सपेक्टिव लेके, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेके आपको देखना पड़ता है क्या कॉम्बिनेशन बैठा है, किसका फॉर्म कैसा है, कौन डिजर्व करता है, कौन डिजर्व नहीं करता, कौन ज़्यादा डिजर्व करता है। हो सकता है दो प्लेयर डिजर्व करते हो, बट कौन सा प्लेयर ज़्यादा डिजर्व करता है उस टाइम पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें को पर्सपेक्टिव में लेके एक कैप्टन को डिसीजन लेना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाई डज नॉट फील बैड अबाउट इट। तो बहुत दिमाग वाला आंसर है। मैच्योर डिसीजन। आई थिंक युवराज सिंह का वही मुझे लगता है कि उनकी लेगेसी हर्ट हो रही है युवराज सिंह के चक्कर में, फादर के कमेंट्स के चक्कर में। एंड जस्ट टू सम दिस अप, अगर आप इसको साइकोलॉजिकली ब्रेक डाउन करो, योगराज सिंह का, हम लोग फुल सर्कल आ रहे हैं, योगराज सिंह की लाइफ में सबसे बड़े विलन थे कपिल देव, जिन्होंने उनके करियर को परहैप्स टार्निश कर दिया, खेलने नहीं दिया। ही मेड इट अबाउट हिमसेल्फ, अपने ड्रीम्स अपने बेटे के थ्रू जिए। एंड क्योंकि युवराज सिंह के अचीवमेंट्स फेल्ट एज पर्सनल एज दे पॉसिबली कुड टू योगराज सिंह, वो नैरेटिव यहाँ पे फिर से फुलफिल होता नहीं दिख रहा कि युवराज सिंह की लाइफ में भी एक विलन है, विच इज MS धोनी, जिन्होंने युवराज सिंह का करियर खत्म करा। बिकॉज इट इन योर माइंड इट शुड लुक समवट सिमिलर टू योर ओन स्टोरी। बिकॉज इनफैक्ट अभी आप उनको लेटेस्ट इंटरव्यू भी देखें जो बहुत पॉपुलर हुआ था, जब वो मूवी के बारे में बात करी थी, तो उसमें भी यही कहते हैं भाई कि युवराज सिंह की मूवी बन रही है, उसके बाद एक मेरी मूवी बनेगी। युवराज सिंह की मूवी योगराज सिंह के बिना नहीं बन सकती, लेकिन योगराज सिंह की मूवी जो युवराज सिंह के बिना बनेगी। एंड मेन जो आदमी है वो योगराज सिंह ही है। योगराज सिंह में थोड़ी वो सेल्फ ऑब्सेस्ड ट्रेट्स एंड अ नीड टू विलेनाइज समबडी इन द स्टोरी, वो बहुत ज़्यादा दिखे, एंड वो उन्होंने चीज़ रेप्लिकेट करी युवराज सिंह की लाइफ में। आई थिंक प्रॉब्लम ये भी है ना कि जो धोनी और युवराज सिंह के बीच में रिलेशनशिप जो लोग कहते हैं कि थोड़ा सा खराब है, वो इसलिए भी हो सकता है अगर आपके घर में कोई आदमी बैठा है ना जो विलेनाइज कर रहा है किसी को, तो आपके बेटे पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा उस चीज़ का। एंड दैट इज वाई मे बी वो नोशन, वो फीलिंग्स अनइंटेंशनली भी युवराज सिंह के अंदर आ गई हूँ इसके चक्कर में। मुझे तो नहीं लगता कि युवराज सिंह का इतना हुआ है। आई थिंक ही इज मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड, एंड ओवर द कोर्स ऑफ हिज करियर उसके ज़्यादा मेच्योरिटी बढ़ भी गई है। बट इनिशियली व्हेन ही वाज सपोज टू बी द कैप्टन, फिर धोनी को बनाया जाता है तो ऑब्वियसली एक डाउट आएगा। फिर आपके घर में एक आदमी ऐसा कमेंट्स कर रहा है जो आपके पापा हैं, तो फिर तो आपको और ज़्यादा लगेगा कि हाँ यार शायद ये आदमी विलन है। ये ऐसा कभी देखने में लगा नहीं, लेकिन he did not show it publicly. That is the best thing. Which is why we don't know if it actually was going in his mind or not. True. And in fact, to end this story, युवराज सिंह का भी आज तक वही रहा है कि यार he respects धोनी a lot. Agrees किया, हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं है। धोनी का सबसे बड़ी ग्रेटनेस इस बात में मुझे ये लगती है, उसने आज से एक शब्द नहीं बोला
ट्रू। एंड सबसे बड़ा वेपन भी धोनी का यही है इस चीज में, क्योंकि जब तक वो चुप रहेगा ना तब तक युवराज सिंह ही थोड़े से वो विलन वही है, विलेन एंड थोड़े से वो सेमी इडियोटिक कैरेक्टर लगेंगे। प्लस युवराज सिंह ने ये चीज बोली थी भाई पॉडकास्ट में, क्या? आई थिंक कि थोड़े पागल हैं वो, मेंटल इश्यूज टाइप का, मतलब आई डोंट वांट टू से दैट, उनके फादर वो जानेंगे, बट MS धोनी का जिस तरीके से उन्होंने कैरी करा अपने आप को वो रिस्पेक्टेबल एंड एग्जेम्पलरी है। जैसे सचिन तेंदुलकर का कहते हैं ना कि कंट्रोवर्सी से दूर, MS धोनी ने जिस तरीके से अपने आप को कैरी करा इस सिचुएशन में वो एक्चुअली में सीखने वाली चीज़ है। एंड जब तक वो चुप रहेंगे इस एंगल पे मुझे लगता है कि वो हमेशा एक अपर हैंड पे रहेंगे एंड विलेनाइज दूसरे लोगों को ही करा जाएगा। एंड ऑल्सो एक लास्ट चीज में इसके बारे में ये भी कहूंगा कि युवराज सिंह और धोनी को दोनों क्रेडिट जाएगा यहाँ पे, जो भी ऑफ फील्ड इशूज हो, ऑन फील्ड जब तक आप साथ में खेल लो ना, यू हैव टू प्ले एज अ टीम। एंड आई थिंक युवराज सिंह ने भी बेस्ट पॉसिबल वे में मैनेज करा है इस सिचुएशन को अपने तरफ से। अब मैं घर पे मेरे पिताजी ऐसे बोल रहे हैं, वो मेरा कैप्टन है, मैं कैसे मैनेज करूं? जो कर सकता था युवराज सिंह ने सब करा है। आई थिंक वही कहते हैं ना कि आपको जीतने के लिए इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपके टीममेट्स आपस में दोस्त भी हों। हाँ, रोनाल्डो फैन। हाँ मैं वही कहने वाला था, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि जब आप पिच पे हो हाँ, तो आप साथ में परफॉर्म करके टीम को जिताओ। करेक्ट। जो कि हमेशा उन लोगों ने करा है, हमेशा नेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में उन लोगों ने सोचा है और परफॉर्म भी वैसे ही करा है। तो दैट इज प्रॉब्ली द बेस्ट थिंग अबाउट दिस होल इंसिडेंट। बट इसी के साथ हमने काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज कवर करी हैं एंड हमारे पास और भी स्टोरीज हैं कवर करने के लिए, एंड दैट इज़ वाई वी आर वेटिंग कि आपका कैसा इंटरेक्शन रहेगा इस पर। जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि आप लोग जो जो कमेंट्स करते हैं, हम सारे कमेंट पढ़ते हैं। ऑब्वियसली हम लोग सिर्फ 2 लोग ऑपरेट कर रहे हैं अभी, तो हम लोग हर किसी का रिप्लाई नहीं दे पाते, बट वी ट्राई टू टेक फीडबैक्स। एंड आई थिंक आपको ऑफ लेट ये चीज़ें दिख भी रही होंगी हमारे काम में, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो लोग बताते हैं। इनफैक्ट ये मंकी किड वाला भी हमारे ही किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट करा था इसको कवर करने के लिए। हमने इनफैक्ट ओरिजिनली इस पॉडकास्ट के लिए 10 स्टोरी सोच के रखी हुई थी, बट क्योंकि इतना डेप्थ में चले गए हम हर स्टोरी पे, तो हम 4 पे आज रुक जाएंगे। हमारे पास अभी 6, 7, 8 स्टोरीज और भी हैं जो कि बहुत अच्छी हैं अभी भी, इक्वली गुड एंड इक्वली कॉन्ट्रोवर्शियल, परहैप्स शायद थोड़ी और ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल सकती है। तो वो भी स्टोरीज हमें कवर करनी है एक सेकेंड पार्ट में। इफ यू गाइज लाइक दिस वन तो आप जरूर कॉमेंट में बताइएगा, एंड इफ यू वांट द सेकंड पार्ट उसके बारे में बताइएगा, बहुत जल्दी निकालेंगे उसको। बाकी आई थिंक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 1 सेकंड टेलीग्राम का ग्रुप चैट ज्वाइन कर लीजिए, पिन कमेंट में है, मेंबरशिप चेकआउट कर लीजिए, और जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए वो आपको मैं ही बताया था, वही यहीं पर दिख जाएगा आपको, यहाँ जाके देखिए और ज़रूर बताइएगा कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा।